चुका हूँ। सो ये उसका सेकंड पार्ट है जो आज मैं आपके साथ में चालू करूंगा। मैं बता दूं कि आप में से कई लोगों के मुझे मैसेजेस भी आ रहे थे, कॉल्स आ रहे थे, जो आप लोगों ने अपने रीडिंग्स को अपने पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ तक, एटलीस्ट मैं कहूँगा पर्सनल डे तो अभी इतना जल्दी एक्यूरेसी आने में समय लगेगा आप लोग को, बट आई एम श्योर कि आप लोगों ने पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ और उसके पर्सनल डेज भी कैलकुलेट करना तो सीख ही लिया है। और आपने अपने पास्ट जो भी आपके इवेंट्स हुए होंगे, उन इवेंट्स को भी आपने डेफिनेटली टाइम किया होगा, उनकी वर्किंग कम से कम करी होगी, कैलकुलेशंस करी होगी। और आई नो कि काफ़ी सारा कुछ अब आपको सिमिलैरिटी देखने को मिला होगा। कुछ इवेंट्स जो आप लोगों ने मैप किया है अपने कैलकुलेशंस के साथ में, आई एम श्योर कि वो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा और अब आपको रियलाइज़ हो रहा होगा कि जो पर्टिकुलर इवेंट्स आपके जिस पर्सनल ईयर और मंथ में आए हैं, तो वो उसके पीछे कितना बड़ा हमारे इन कैलकुलेशन का हाथ है, या रादर हमारे रीडिंग्स का उसमें सपोर्ट है। सो अब जब आप लोगों को ये टॉपिक को मैं पूरी तरह से सिखा दूँगा, तो आपकी और भी ज़्यादा एक्यूरेसी लेवल बन जाएगी इस टॉपिक में, और फिर जो भी आपको नए डिसीजंस लेने होंगे, जो भी आपको अपने खुद के कैलकुलेशंस करने होंगे, फ्यूचर में जो कुछ भी आपको नए स्टेप्स उठाने होंगे, तो आई एम श्योर कि ये टॉपिक आपके लिए डेफिनिटली बहुत बड़ा एक सपोर्ट या टूल बन जाएगा। और इस टूल को आप अगर राइटली यूज़ करोगे, इन प्रेडिक्शंस को अगर आप राइटली यूज़ करोगे, तो यू विल डेफिनिटली सी अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन दी ओवरऑल सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी आल्सो। सो आई होप सबको पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ एंड पर्सनल डे कैलकुलेशन करना आ गया है। मैंने आप लोगों को कुछ 2-3 वीडियोस भी भेजे थे मैंने, जो क्यू&ए सेशन से रिलेटेड था मेरे पास, जो 2 बैचेस हैं उनसे रिलेटेड। तो आई एम श्योर कि आपने उनसे अपने क्वेरीज भी काफ़ी हद तक रिजॉल्व करा होगा। अदरवाइज हमारा ये सेशन कंप्लीट करके वी विल डेफिनेटली हैव अ क्यू&ए सेशन आल्सो कमिंग सून। सो लेट्स स्टार्ट। और मैं अब आपको आगे का इसके अंदर कैसे इसे यूज करना है, इन टॉपिक को कैसे अप्लाई करना है, इसके ऊपर मैं आज आपको सिखाने वाला हूं। और ये मुझे 1 मिनट दे दीजिए सबसे पहले। लेट मी पुट अप अ स्लाइड फर्स्ट। एक सेकेंड। जस्ट 1 मिनट। ओके, आप लोगों को स्लाइड दिखेगा? 1 मिनट मुझे बताइए, स्लाइड दिख रहा है क्या? स्लाइड आप लोगों को दिख रहा है? इज द स्लाइड विजिबल नाउ? ओके, अभी देखिए स्लाइड आपको दिखना चाहिए। सो मैंने कैलकुलेशंस ऑलरेडी आप लोग को बता दिया है। अब मैं आप लोगों को कुछ रूल्स हैं, जो हर पर्सनल ईयर के अपने एक रूल्स होते हैं, उन पर्सनल ईयर के रूल्स को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। और अगर हमने उन पर्सनल ईयर के रूल्स को प्रॉपरली समझा, अंडरस्टैंड किया, और उस बेसिस पे, रूल्स का मतलब ये है कि हर पर्सनल ईयर की अपनी एक स्ट्रेंथ होती है, उनके एक वर्किंग होती है, और उन स्ट्रेंथ और उन वर्किंग के बेसिस पे अगर हम चीज़ों को, तो जैसे मैंने कहा कि आपको ये जो टॉपिक है उसका नाम है महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, यानी कि फ्यूचर ट्रेंड्स में हम पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ और पर्सनल डे ऐसे हम कैलकुलेशंस करते हैं।
अब जितने भी पर्सनल ईयर और पर्सनल मंथ और पर्सनल डे ये 1 से लेके 9 के बीच में रिवॉल्व होते हैं। आपको मैंने बताया कि इनकी कैलकुलेशन कैसे होती है। रिपीट नहीं करेंगे कैलकुलेशन, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों को 2-3 बार रिपीट करके बताया गया है। प्लीज़ आप लोग उसकी रिकॉर्डिंग सुनिए। हर चीज़ का रिपिटेशन इज़ नॉट पॉसिबल। सो प्लीज़ गो थ्रू द टॉपिक्स। जितना भी टॉपिक आप लोग को बताया गया, आप लोग की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि आप लोग उसे बार-बार गो थ्रू करो। सो पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ और पर्सनल डे। तो सबसे पहले जो भी मैंने बताया कि पर्सनल ईयर की जो भी नंबर की जो स्ट्रेंथ होगी, क्वालिटी होगी, वो सेम नंबर की स्ट्रेंथ और क्वालिटी जो होगी पर्सनल मंथ की भी होगी, और वो सेम नंबर की स्ट्रेंथ जो होगी वो पर्सनल डे की भी होगी। सो हर पर्सनल ईयर जो है आपको कुछ सर्टेन रूल्स बताता है, आपको वो कुछ सर्टेन गाइडलाइंस बताता है। उन रूल्स और उन गाइडलाइंस के मद्देनजर ही हमें अपने सारा कुछ काम और सारा कुछ एक्शन प्ले करना है। मैंने आप लोगों से कहा कि जो हमारा पर्सनल ईयर का नंबर होगा वो हमारे ड्राइवर के साथ में हम उसको देखते हैं कि उस ड्राइवर के साथ में उसका कैसा रिलेशन है, किस प्रकार का रिलेशन है। बट उसके साथ में हर पर्सनल ईयर की अपनी एक उसकी कहानी है, हर एक पर्सनल ईयर की अपनी एक उसकी टैगलाइन है। वो कुछ रूल्स लेके आ रहा है जो हमें फॉलो करना है। हम हमारे हिसाब से हर चीज़ हमेशा नहीं कर सकते हैं। हमारे पास एक सर्टेन टाइम टेबल दिया गया है, हमारे पास में एक कुछ शेड्यूल दिया गया है, और उस टाइम टेबल के दायरे में रह के हमें हमारा उस साल हमें मैनेज करना है। और इसीलिए हम मैंने बताया कि मैक्सिमम लोग डिसीजंस जो होते हैं वो गलत ले लेते हैं, क्योंकि हमें जब लगता है कि हमें कोई काम करना चाहिए, वो एनर्जीज जो नेगेटिव है वो हमें अट्रैक्ट करती है, हमें पुल करती है, हमें हमें पुश करती है वो काम करवाने के लिए, और इसीलिए हमारे रिजल्ट जो हमारे नॉन फेवरेबल होते हैं। जब अच्छा फेवरेबल टाइम होता है, राइट टाइम होता है, तो हमें वही प्लैनेट जो है हमें लेज़ी बनाने की कोशिश करते हैं, हमें रोकने की कोशिश करते हैं, ताकि वो अच्छा पीरियड में हमें अच्छे रिजल्ट ना मिले, और इसीलिए हम ऐसा कोई काम नहीं करते हैं जो हमें एक्चुअल उस समय करना चाहिए, जो कि एक राइट डिसीजन के तौर पे हम उसको देखते हैं। और इसीलिए दर ए कहा जाता है कि मैक्सिमम जो डिसीजंस लिया जाता है वो गलत लिया जाता है और रॉन्ग होता है, क्योंकि वो उन नेगेटिव प्लैनेट्स की इन्फ्लुएंस में हम रहते हैं, और इसीलिए हम वो गलत डिसीजन लेते हैं। सो उनको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इसके लिए ये पर्टिकुलर टॉपिक जो हमारा पर्सनल ईयर का है, वो बहुत ही हेल्पफुल और इफेक्टिव बन जाता है। तो हर एक पर्सनल ईयर का अपना उनका एक स्ट्रेंथ है, और वो आपको एक सर्टेन डायरेक्शंस देता है, गाइडलाइंस देता है कि आप उस ईयर में क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। और इसीलिए आप देखिए, कई ऐसे लोग होंगे जो उनकी लाइफ में हमेशा 2-2, 3-3 साल में ना उतार-चढ़ाव आता है, अप एंड डाउन आता है। उसका रीज़न ये है कि उनका पर्सनल ईयर, और हर पर्सनल ईयर हमारे लिए एक कोई एग्रेसिव काम करने के लिए नहीं आता है, या हम कुछ राइट डिसीजन लेने के लिए नहीं आता है। बहुत सी चीज़ें, देयर इज़ ऑलवेज़ अ बैलेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव थिंग्स, और नेगेटिव चीज़ भी रहेगी बीच-बीच में, पॉजिटिव भी रहेगी, तो उनको हम कैसे बैलेंस करेंगे, कैसे क्या काम कब करेंगे, इसीलिए ये पर्टिकुलर टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल और इफेक्टिव हो जाएगा, जब इनको आप ठीक तरह से, राइट तरह से अप्लाई करोगे और यूज़ करोगे। सो मैं आप लोगों को एक ऐसी जर्नी बताने वाला हूँ, जो जर्नी आपको हेल्प करेगा हर एक पर्सनल ईयर के बारे में जानने के लिए भी, और एक राइट डिसीजन की कैलकुलेशन करके इम्प्लीमेंट करने के लिए भी। सो जब हम पर्सनल ईयर, और आप लोग जानते हैं कि पर्सनल ईयर हो सकता है कि आपका जब स्टार्ट हो रहा है तो किसी भी, जैसे अब आपने कैलकुलेट किया ही होगा, सो 7 का भी पर्सनल ईयर होगा किसी का 1 का होगा, किसी का 8 का होगा, किसी का 9 का होगा, किसी का 4 का होगा। ऐसे हर एक की पर्सनल ईयर जो होती है अभी वेरी करेगी आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली। और डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली का मतलब हुआ कि आपने अपने पर्सनल ईयर को जब कैलकुलेट किया, डेट और मंथ को आपने करंट पर्सनल ईयर या जो भी पर्सनल ईयर की कैलकुलेशन चाहिए उसके साथ में जब आपने कंपाउंडिंग कैलकुलेशन किया, तो एक सिंगल डिजिट आउटपुट एक नंबर आता है। वो सिंगल डिजिट आउटपुट जो नंबर होगा वो आपका पर्सनल ईयर बनेगा। तो उस पर्सनल ईयर के बेसिस पे आपकी जो कैलकुलेशन होगी वो पर्सनल ईयर की बनेगी, वो जो भी नंबर होगा। तो 1 से लेके 9 के बीच का जो एक साइकिल होता है, एक दशा का जो साइकिल होता है, वो साइकिल आपकी एक्चुअल प्रेडिक्शन के बारे में बता रहा है कि आपके लिए वो पर्टिकुलर ईयर किस प्रकार का रहेगा, कैसा रहेगा, फेवरेबल रहेगा, नॉन फेवरेबल रहेगा, न्यूट्रल रहेगा, आपको क्या चीज़ करना चाहिए। तो हर एक पर्सनल, देखिए वैसे तो आपने कैलकुलेट किया होगा कि आपके लिए वो नंबर फेवरेबल है, नॉन फेवरेबल है, एनीमी है, लेकिन वो कैलकुलेशन यहाँ यूज़ नहीं होता है। यहाँ हमारे हर नंबर की स्ट्रेंथ को यूज़ किया जाता है कि वो पर्सनल ईयर का जो नंबर आ रहा है, उस पर्सनल ईयर की स्ट्रेंथ क्या है, वो आपसे क्या डायरेक्शंस देने की कोशिश कर रही है और आपको क्या करना चाहिए। तो बेसिकली पूरे पर्सनल ईयर की अगर मैं बानी बात को एक साथ में अगर समराइज़ करूँ, तो वो ये कहता है कि जो पर्सनल ईयर की पावर है, हमें वही काम करना चाहिए। अगर हम उसके ऑपोज़िट जाते हैं या उसके अगेंस्ट में जाते हैं, उसके कुछ अलग करते हैं,
तो वो पर्सनल ईयर या उस साल हमें प्रॉब्लम हो सकता है कि हम उसके फेवरेबल रिजल्ट्स हम ना मिले हमें, और वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है या जो भी है। तो जैसे मान लीजिए कि कोई रूल होता है, ट्रैफिक का रूल होता है, अगर आपको कहा जाता है कि नो एंट्री में नहीं जाना है, और अगर आप नो एंट्री में जाते हो, अगर आपका लक अच्छा है, हो सकता है कि आप वहां से चले जाओ, कोई आपको पेनल्टी ना लगे, राइट। बट रूल क्या कहता है कि आपको वहां से नो एंट्री से नहीं जाना चाहिए, और अगर आप गए, हो सकता है 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स या 5 आउट ऑफ 10 टाइम्स आपको वहां पर कोई ना कोई कैमरा लगा होगा, सिग्नल लगा होगा, जो कि आपको वहां पर कोई पुलिस वाला होगा, आपको रोकेगा और आपसे पेनल्टी लगाएगा। सो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि रिस्क हमारा ही रहेगा, दोनों केस में नुकसान और फायदा जो होगा वो हमारा ही होगा। तो हम लॉस को, नुकसान को सहना चाहते हैं या राइट चीजों को फॉलो करना चाहते हैं। तो इट इज दैट काइंड ऑफ अ थिंग जो कि हर पर्सनल ईयर हमें गाइड करता है कि हमें कब क्या करना चाहिए, कब क्या नहीं करना चाहिए। और वो पर्सनल ईयर के इन कैलकुलेशन से हर नंबर का आपको ये पता चलेगा कि कौन से नंबर आपको क्या करने के लिए रेडीनेस दे रहे हैं, और कौन से नंबर क्या करने के लिए आपको अवॉइड कर। तो उनका अपना एक क्वालिटी है, उनकी एक अपनी स्ट्रेंथ है या रिक्वायरमेंट है। उन रिक्वायरमेंट को हमें फुलफिल करना है। जैसे मान लीजिए कि मेरी रिक्वायरमेंट ये कि आपको पहले मेरी क्लास को सुनना है ध्यान से, ये मेरी रिक्वायरमेंट है। अब आप अगर उसको ध्यान से सुनोगे तो डेफिनेटली आपको उसकी लर्निंग मिलेगी, आप कुछ सीखोगे, कुछ आपको अच्छा सीखने को मिलेगा, नॉलेज आएगा, क्वेश्चंस कम होंगे, डाउट्स कम होंगे। लेकिन आप इमेजिन करिए कि मैंने ये बात कही कि आपको ध्यान से सुनना है, कोई और अलग काम नहीं करना है, कोई मल्टीटास्किंग नहीं करना है, और आपने ये बात सुने बिना आप वहां पर सब्जी काट रहे हो या न्यूज पढ़ रहे हो या मैच देख रहे हो। तो आपने क्या किया, वो रूल को छोड़ते हुए आपने अपनी रूल बना ली। तो अब आप उसके बाद में आप कहोगे कि मुझे ये नहीं समझा, वो नहीं समझा। तो इसमें डाउट, इसमें गलती क्या है कि रूल आपने फॉलो नहीं किया। तो रूल अगर आप राइटली फॉलो करोगे तो हर पर्सनल ईयर आपके लिए कुछ ना कुछ देने के लिए आया है। ये समझ लीजिए कि कोई भी पर्सनल ईयर आपको कोई खराब रिजल्ट देने के लिए नहीं आया है, बट उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसे हमें अपनाना है। बेसिकली हमें उसको अपनाना है। तो क्या अपनाना है, कौन से पर्सनल ईयर में, वही मैं आपको सिखाने वाला हूँ, जिसका नाम है पर्सनल ईयर ट्रेंड्स या फ्यूचर ट्रेंड्स। तो हम एक एक करके समझते हैं, और इसका भी मैंने एक अच्छा सा एक स्टोरी टाइप मैंने क्रिएट किया है, और वो आपको डेफिनेटली हेल्प होगा। तो जैसे मान लीजिए कि अगर हम एक जर्नी की बात करें, तो जर्नी एक ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, एक कोई भी सीड है, मान लीजिए कोई फ्रूट का सीड है, और उस फ्रूट के सीड को हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम उसको मिट्टी के अंदर गाड़ते हैं, सो करते हैं, और उसको फिर उसके बाद में वो धीरे धीरे बढ़ता है, और वो एक फ्रूट तक पहुंचता है, और हमें उसके कुछ सालों के बाद में उसका हमें फ्रूट खाने को मिलता है, और फिर उसके बाद में उसकी एक जर्नी है। तो अल्टीमेटली इस जर्नी का एक जो मेन क्रक्स है वो ये कि हमको एक सीड लगाना है, और उस सीड से हम क्यों लगाना है, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि हमें एक फ्रूट अच्छा मिलेगा, और उसकी क्वालिटी डिपेंड करेगी कि हमने उस फ्रूट के लिए पाने के लिए कितनी जर्नी जो है हमने किस तरह की तय की है। सो लेट्स अंडरस्टैंड वन थिंग कि हमारा पर्सनल ईयर 1 से हम चीजों को स्टार्ट कर रहे हैं। तो जब हम पर्सनल ईयर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो 1 क्या होता है, 1 इज अ स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि इट इज अ बर्थ, इट इज अ बर्थ, करेक्ट। तो अब किसी चीज का अगर बर्थ की बात करें, तो हमने सीड को कंसीडर किया कि दैट इज अ, बेसिकली वो सीड जो है, हम उसको जमीन में गाड़ते हैं, मिट्टी में गाड़ते हैं, और उसको जब गाड़ते हैं तो वहां से जर्नी स्टार्ट हो रही है। तो बेसिकली कोई तो स्टार्ट हुआ है, कुछ चीज स्टार्ट हुई है, और जब वो स्टार्ट हुई है, जैसे आपने गाड़ी का शेल्फ लगाया, तो आपने गाड़ी का शेल्फ लगाया, लेकिन डेस्टिनेशन पे पहुंचने में आपको हो सकता है 2 किलोमीटर का डिस्टेंस हो, 200 किलोमीटर का डिस्टेंस हो, या 1 साल का डिस्टेंस हो। तो आपने वो स्टार्ट जो है ना, इग्निशन का जो मोड है, वो आपने स्टार्ट कर दिया है। तो इसीलिए हम इस पर्सनल ईयर 1 को हम क्या कहते हैं, इट इज अ ईयर ऑफ सीडिंग। ध्यान से देखिए, अगर आपने सुना ना ठीक से, तो सेशन के एंड तक आपको डेफिनेटली ये पूरी चीजें बहुत इजीली रिलेट भी हो जाएगी, और कोई चीज को आपको याद नहीं करना पड़ेगा, कैलकुलेशन आपके दिमाग में भी बैठ जाएगा। कैलकुलेशन आपने कर लिया, आपको सिर्फ अभी अंडरस्टैंडिंग लेना है, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। सो जो पर्सनल ईयर 1 होता है, मैं स्लाइड अभी नहीं ला रहा हूँ, मैं स्लाइड आपको दिखाऊंगा जब टाइम आएगा। फिलहाल आप समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। सो जो पर्सनल ईयर 1 है, किसी का भी जो पर्सनल ईयर 1 होगा, वो क्या मैसेज लेके आ रहा है, वो सीडिंग का मैसेज लेके आ रहा है। जैसे मैंने कहा कि एक मैंगो है, मैंगो का अगर आपको फ्रूट खाना है, तो सबसे पहले उसकी बीज लगानी पड़ेगी, सीड लगानी पड़ेगी। इसीलिए पर्सनल ईयर 1 में हम कोई चीज को स्टार्ट करते हैं, और वो हमारे लिए एक पर्टिकुलर स्टार्टिंग पॉइंट बनता है। कोई भी चीज आप जब नया स्टार्ट करते हो, तो आप एक एग्रेशन से स्टार्ट करते हो, एक पैशन से स्टार्ट करते हो, एक एनर्जी से स्टार्ट करते हो, और उसको हम क्या करते हैं। अब नंबर 1 क्या है, नंबर 1 इज सन। सन मतलब पावर, पावर मतलब राजा। अब राजा का नंबर है सन, मतलब 1 नंबर इज इक्वल टू राजा, किंग। आपने भूले तो नहीं हो कि किंग होता है वो।
सो जब राजा की हम बात कर रहे हैं तो आप ऐसे इमेजिन करिए कि सन जो कि राजा है वो आपके पर्सनल, आपके ड्राइवर के घर में आ रहा है, आपके ड्राइवर के घर में आ रहा है, आप आपके घर में आ रहा है, व्हिच मीन्स कि अगर राजा आपके घर में आ रहा है तो व्हाट विल यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द किंग, मतलब आपकी जो कुछ भी एक्सपेक्टेशन होगी, क्योंकि राजा के पास में ऐसा पावर है कि आप जो चाहोगे वो दे सकता है, जो मांगोगे वो दे सकता है, एम आई करेक्ट? तो अगर उसके पास उतनी पावर है तो आपको वो फुलफिल करने के लिए क्या आपको वैसे तैयारी नहीं करनी चाहिए कि आपके हर एक एक्सपेक्टेशन या रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल कर दें। इसीलिए नंबर 1 को हम कहते हैं न्यू स्टार्ट या न्यू बिगिनिंग। इट इज़ एनीथिंग वेयर अ न्यू जर्नी हैज़ स्टार्टेड, अ बर्थ हैज़ टेकन, और इसीलिए हम इसको कहते हैं ईयर ऑफ सीडिंग। और इस ईयर को, चूँकि ये राजा का ईयर है, पावर का ईयर है, इसीलिए हम इस ईयर को कहते हैं पर्सनल ईयर 1 को ईयर ऑफ न्यू स्टार्ट। अब देखिए ईयर ऑफ न्यू स्टार्ट का मतलब ये हुआ कि ये राजा आपके घर में एंटर कर रहा है और आपने एक सीड लगाई, उसके पीछे आप बहुत बड़ा रीजन है क्योंकि वो एक न्यू बर्थ मिल रहा है। इस ईयर में पर्सनल ईयर 1 को हम कहते हैं बेसिकली अ ईयर ऑफ एनर्जी, पावर, एक्साइटमेंट, एंथुसियाज्म, और जो कुछ भी हमारी एक्सपेक्टेशन होती है, जो कुछ भी हमारी नीड्स होती हैं, ये इस ईयर को इस कहा जाता है कि आपकी फुलफिलमेंट वाला ईयर होगा, यानी कि आपकी जो भी एक्सपेक्टेशन होगी वो आप फुलफिल कर सकते हो। जैसे कि आपका जॉब हो गया, मिन बिज़नेस हो गया, करियर हो गया, मैरिज हो गया, एनीथिंग जो कि आपकी एक लॉन्ग वे अवेटेड ड्रीम रही है या लॉन्ग अवेटेड एक्सपेक्टेशन रही है, वो आप इस ईयर में किक स्टार्ट कर सकते हो। जैसे एग्जांपल देता हूँ, कोई ये सोच रहा है कि मुझे अपनी जॉब को चेंज करना है, तो ये पर्टिकुलर ईयर उसके लिए राइट बनता है। कोई ये सोचता है कि मुझे कभी बिज़नेस स्टार्ट करना है। पहले तो ये देखिए कि बिज़नेस स्टार्ट करने का मतलब है कि बिज़नेस का योग आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग है या नहीं है, ये इम्पोर्टेंट मैसेज है। अगर वो है, तो आप बिज़नेस इस साल में स्टार्ट कर सकते हो। पार्टनरशिप करना है, तो पार्टनरशिप का योग आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग है या नहीं है? अगर है, तो वो भी आप इस साल कर सकते हो। सिमिलरली कोई भी अगर नया हिडन कोई भी चीज़ है जो कि आपकी बहुत लॉन्ग टर्म ड्रीम है, वो आप इस साल में कर सकते हो। शादी नहीं हो रही है, शादी के लिए भी प्लानिंग कर सकते हो। तो जब कोई पॉजिटिव योग आता है, तो वो योग खाली एक कोई सर्टेन चीज़ के लिए नहीं आता है, वो मल्टीपल चीज़ों को लेके आता है। वो मैरिज भी लेके आ सकता है, वो आपके लिए जॉब और बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी भी लेके आ सकता है, करियर भी लेके आ सकता है, गाड़ी खरीदना है तो गाड़ी, तो छोटे-बड़े बहुत सारे अपॉर्च्युनिटीज़ वो लेके आता है। अब वो डिपेंड और निर्भर हम पे करता है कि हम उसको किस तरह से अट्रैक्ट करना चाहते हैं, हम उसको किस तरह से एग्ज़ीक्यूट करना चाहते हैं। तो अल्टीमेटली जो पर्सनल ईयर 1 होता है, वो ईयर उसको कहा जाता है ईयर ऑफ एग्ज़ीक्यूशन। क्या कहा जाता है? इट इज़ अ ईयर ऑफ एग्ज़ीक्यूशन। इसके लिए हम इसको कहते हैं इट इज़ अ न्यू स्टार्ट, यानी आपको बिज़नेस स्टार्ट करना है तो नया स्टार्ट हुआ। बिज़नेस रन करना है वो भी नया स्टार्ट हुआ। न्यू बिगिनिंग इसीलिए कहा जाता है क्योंकि कोई भी चीज़ आप नया स्टार्ट करोगे तो न्यू बिगिनिंग भी कहा जाएगा। इसको पावर कहा जाता है, एनर्जी कहा जाता है, अपॉर्च्युनिटीज़ कहा जाता है, एक्साइटमेंट कहा जाता है। हर एक चीज़ जो आपको चाहिए वो डेफ़िनिटली डेफ़िनिटली आपको पर्सनल ईयर 1 जो है वो दे सकता है। इसीलिए पर्सनल ईयर 1 को हम कहते हैं ईयर ऑफ न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग, न्यू अपॉर्च्युनिटी, न्यू ग्रोथ, हर चीज़ जो न्यू से रिलेटेड है वो। अब कोई भी देखिए, अब आप थोड़ा-सा कंपैरिज़न करिए। मैं ये नीचे वाला स्लाइड दिखाता हूँ जस्ट फॉर रेफरेंस। ये वाला जो स्लाइड आप देख रहे हो, पर्सनल ड्राइवर नंबर को आप ऐसे अज़्यूम करिए कि वो पर्सनल ईयर है और कंडक्टर को अज़्यूम करिए कि वो आपका कंडक्टर जो है आपका ड्राइवर है। तो पर्सनल ईयर ड्राइवर के घर में जब जा रहा है, तो जो भी ड्राइवर नंबर है 1 से लेके 9 के बीच में, किसी के साथ भी उसका रिलेशन खराब नहीं है। यानी कि पर्सनल ईयर 1 जो है, वो सबके लिए राजा ही है और सिर्फ 8 नंबर वालों के लिए थोड़ा-सा रिस्की है। सो ड्राइवर नंबर 8 जो होगा, उनके लिए थोड़ा-सा ये कहानी अलग होगी, लेकिन उनके लिए भी ख खराब करा मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि उनके लिए रॉन्ग काम है, रॉन्ग डिसीज़न है। उनको थोड़ा-सा कॉशन लेके चलना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, उनको डायरेक्ट बोलते हैं ना हेड ऑन नहीं लेना है, किसी के साथ में डायरेक्टली, तो जितने भी रिस्क उनके होंगे वो कैलकुलेटेड होंगे। बाकी लोग हाई वॉल्यूम रिस्क ले सकते हैं, बड़े-बड़े रिस्क ले सकते हैं। लेकिन जो ड्राइवर नंबर 8 होगा, उनके लिए ही सिर्फ थोड़ा-सा पर्सनल ईयर 1 जो होगा, वो थोड़ा-सा डिस्टर्बिंग हो सकता है फ्रॉम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू, मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू। बट सक्सेस, ग्रोथ,
इम्प्रूवमेंट, करियर, इन चीज़ों के लिए डेफ़िनेटली पर्सनल ईयर 1 जो होगा, वो उनको हेल्प करने के लिए आ रहा है, सबके लिए हेल्प करने के लिए आ रहा है। 8 वालों को थोड़ा-सा कॉशन लेके चलना है। और ये देखिए कि अगर आपको मैं बोलूँ कि अगर आप पूछिए कि ड्राइवर नंबर अगर 1 जो सॉरी फॉर एग्ज़ाम्पल 1 राजा है और राजा अगर किसी के घर में जा रहा है, सो क्या होगा, जब राजा किसी के भी घर जाएगा तो डेफ़िनेटली आपकी एक्सपेक्टेशन रहेगी कि राजा से जो कुछ चाहो वो मिल जाए, राइट? कुछ भी माँगोगे तो मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखिए थोड़ा ना आप लोग को लिसनिंग स्किल्स पे भी फ़ोकस करना पड़ेगा। ये मैंने यहाँ लिखा है क्योंकि वो पुराना स्लाइड है। यहाँ पर मैंने कहा कि इसको आप कंसीडर करिए पर्सनल ईयर और इसको आप कंसीडर करिए ड्राइवर। सो दैट आपको एक रिलेशन समझ में आएगा कि ये सबके साथ में राजा किसी के भी घर में जा रहा है, तो उसको अच्छा लग रहा है। अदरवाइज़ मतलब कहीं पर भी नुकसान नहीं है, कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए नंबर 1 जो पर्सनल ईयर है वो सबके लिए इज़ कमिंग एज़ अ फेवरेबल ईयर। और एक चीज़ बता दूँ कि जो पर्सनल ईयर 1 की एनर्जी होती है, वो क्या है? सन की, यानी कि ब्राइटनेस, एनर्जी, पावर, एग्रेशन, ये सारी चीज़ें होती हैं पर्सनल ईयर 1 में और हमारे पास में भी बहुत ज़्यादा पैशन होता है इस ईयर में चीज़ों को एग्ज़ीक्यूट करने के लिए। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि आपके लिए ये ईयर जो है, वो अच्छा काम करने के लिए है। लेकिन होता क्या है कि हमको ये साल थोड़ा-सा वो लेज़ी बना देगा, थोड़ा-सा स्लो डाउन करवा देगा, थोड़ा-सा वेट करवाएगा, हमें कहेगा कि अभी वेट करो। तो नेगेटिव जो उसके जो नेगेटिव प्लैनेट्स होंगे, वो आपको इसके लिए थोड़ा-सा रोकने की कोशिश करेंगे, आपको बोलेंगे थोड़ा-सा सब्र करो। लेकिन जब हमें ये पता चल जाएगा कि ये ईयर हमारे लिए बेस्ट है, तो हमें इसमें और ज़्यादा बेस्ट रिज़ल्ट निकालने के लिए हमें अपने सारे एग्ज़ीक्यूशन, सारे प्लान्स जो हैं हमें इस ईयर में करना चाहिए, इस ईयर में स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि इसकी एनर्जी लेवल इतनी हाई है कि हम इसको जितना बेस्ट यूटिलाइज़ करेंगे, उतना बेस्ट रिज़ल्ट देगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर इनका टैगलाइन बनाया है। अब जैसे अगर आप देखोगे तो पर्सनल ईयर 1 का मैंने एक टैगलाइन बनाया है, जो कि कुछ सर्टेन स्पेसिफिक इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं जो मैंने यहाँ पर बताया। अगर आपका पर्सनल ईयर 1 है एक्सेप्ट ड्राइवर नंबर 8 वालों को थोड़ा-सा कॉशियस रखना है। बट अदरवाइज बाकी लोगों को उनके लिए दिस इज अ ईयर ऑफ एग्जीक्यूशन, दिस इज अ ईयर ऑफ न्यू स्टार्ट, ईयर ऑफ न्यू बिगिनिंग, नया एक्शन, नया प्लान, न्यू स्टार्ट, न्यू वर्क, न्यू एनर्जी, एक्साइटमेंट, एंथुजियाज्म, पावर, अपॉर्चुनिटी, गाड़ी खरीदना, शादी करना, बेबी प्लानिंग करना, हर एक जो आपकी ज़िंदगी में मटीरियलिस्टिक चीज़ों से जुड़ा हुआ जो कुछ भी है या सक्सेस से जुड़ा हुआ या फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रोथ के जुड़ा हुआ, हर एक काम आपको पर्सनल ईयर 1 में एग्ज़ीक्यूट करना चाहिए। बिकॉज़ इट विल हेल्प यू टू मेक थिंग्स मोर फास्टर, गेट थिंग्स मोर फास्टर और इसमें आपके चांसेस ऑफ सक्सेस जो होते हैं, वो मोर देन 90% होते हैं। मोर देन 90% होते हैं। इसीलिए हर पर्सनल ईयर का एक सर्टेन रोल है जो आपको प्ले करना है, हमें प्ले करना है क्योंकि वो हमारे घर में आया है, तो हमें उनको गेस्ट को अपने तरीके से हैंडल करना है, मैनेज करना है। और यही होता है कि जब आप इनको ब्लेंड करोगे, इस पर्सनल ईयर की स्ट्रेंथ को अगर आप ब्लेंड करोगे, वो आपकी रेमेडीज़ के साथ में, तो यही रिज़ल्ट आपके मल्टीप्लाई हो जाएँगे और ज़्यादा बेटर आ जाएँगे। अब शायद अभी आप अपने खुद के पर्सनल ईयर को कैलकुलेट जब करके आपने देखा होगा, तो ये पर्टिकुलर क्वालिटी आपको दिखेगी कि आप बहुत नियर थे उसकी, जो कि आपको वो बेस्ट रिज़ल्ट दे देता। या हो सकता है कि आपका कुछ अच्छा जो काम हुआ होगा, जो अच्छा पीरियड में, वो शायद पर्सनल ईयर 1 का पीरियड होगा। इसीलिए आपको उसके रिज़ल्ट भी अच्छे मिले और इसमें कोई काम अच्छा स्टार्ट करने से इसका फ्यूचर जो होता है, वो भी बहुत अच्छा होता है। सक्सेस रेशियो जो होता है, वो भी आपको मैंने बताया कि इट इज़ एज़ गुड एज़ 90% तक का इसमें सक्सेस रेट मिलता है। सो अल्टीमेटली पर्सनल ईयर 1 जो है, इट इज़ कंसिडर्ड एज़ अ ब्लेसिंग ईयर क्योंकि इस ईयर में आपकी जो भी एक्सपेक्टेशंस रहती है, वो आप फुलफिल कर सकते हो। तो नाउ यू नो द पावर ऑफ एवरी ईयर। पर्सनल ईयर 1 से हमने क्या किया, हमने सीड लगाया। जब सीड लगाते हो, तो एक नया स्टार्ट दे रहे हो, न्यू बिगिनिंग क्रिएट कर रहे हो और जो भी काम आप पर्सनल ईयर 1 में करते हो, आप लगभग 9 साल तक उसी के आस-पास में घिरे रहते हो। आप अपनी खुद की कैलकुलेशन करके देखिएगा। जो आपने नया स्टार्ट या नया एग्ज़ीक्यूशन किया होगा पर्सनल ईयर 1 में, जैसे एक बच्चा पैदा हुआ, अब उस बच्चे को अगर पर्सनल ईयर 1 में अगर आपने कंसीव किया, पर्सनल ईयर 2 में बच्चा अगर डिलीवर हुआ, तो आप देखोगे कि उसको परवरिश करते-करते 3-4 साल, 5 साल जब तक कि वो ठीक से अपने पैरों पे खड़े होके थोड़ा स्कूल नहीं जाने लगता है, उसकी जर्नी जो है 7-8 साल की जो है, आप उसी के अंदर घिरे रहते हो। आपका पूरा फ़ोकस, पूरा अटेंशन, हर चीज़ उसी में रहता है। और इसीलिए हर पर्सनल ईयर आप कोई नया जॉब स्टार्ट करते हो पर्सनल ईयर 1 में,
तो आप देखते हो कि उस जॉब को थोड़ा सा कंसिस्टेंट और थोड़ा सा उसको ट्रैक पे लाने में आपका पूरा का पूरा लगभग एक जर्नी, पूरे दशा का जो जर्नी है उसमें ही चला जाता है। सो हर पर्सनल ईयर की अपनी ऐसी एक स्टोरी है, अपनी एक ऐसी पावर और स्ट्रेंथ है, और वो हमें फॉलो करना है। हम उसको डिविएट करेंगे तो चीजें हमारे अगेंस्ट जाएगी, हमारे को जो रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट हमें नहीं मिलेंगे। सो दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ पर्सनल ईयर 1 से लेके 9। अब ये 1 का मैंने बताया तो आपको पता चल गया कि नंबर 1, अब नंबर 1 जब उसका 1 साल कंप्लीट होता है तो वो क्या करता है, वो चला जाता है और दूसरे ईयर को इनविटेशन देता है। तो पर्सनल ईयर 1 जब आएगा भी ना, तो आप ऑब्जर्व करोगे, जैसे होता है ना कि ट्रेन दूर से आ रही है, ट्रेन दूर से आ रही है, आप 2 किलोमीटर या 1 किलोमीटर दूर खड़े हो ट्रैक प्लेटफॉर्म पे, तो आपको ट्रेन की आवाज जो है लगभग 1-1.5 किलोमीटर दूर से आवाज सुनाई देनी चालू हो जाएगी। मतलब आप सेंस कर सकते हो कि कुछ ना कुछ वहां से आ रहा है, ट्रेन आ रहा है, मेरी ट्रेन आ रही है किसी और की, लेकिन ट्रेन जरूर आ रही है। सिमिलरली जब ट्रेन चली जाती है इस प्लेटफॉर्म छोड़ के, तो काफी दूर तक जब वो ट्रेन जाती है, वहां पे उसकी आवाज और उसकी वाइब्रेशंस आपको सुनाई देती है। इनफैक्ट ट्रैक के ऊपर तो कहते हैं कि 5 किलोमीटर दूर से ही ट्रैक को वाइब्रेशंस मिलना चालू हो जाता है कि ट्रेन आ रही है। सो इट इज लाइक दैट। सो हमारी भी जीवन में जब कोई अच्छा बुरा होने वाला होता है, तो बुरा टाइम के लिए भी उसकी वाइब्रेशन जो है, लगभग पर्सनल ईयर की वाइब्रेशंस हमारे लास्ट क्वार्टर से ही दिखने चालू हो जाती है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर पर्सनल ईयर 1 2023 में मान लीजिए अगर किसी का आया होगा, तो वो नवंबर दिसंबर के आसपास में ही उसके इफेक्ट धीरे धीरे प्लान होने चालू हो जाते हैं। और वही अगर कोई नेगेटिव की बात करेंगे, तो नेगेटिव भी थोड़ा बहुत उसका इफेक्ट, क्योंकि प्लैनेट जो है ना, वो एग्जिटिंग मोड और एंट्री मोड दोनों चलता है एक साथ में, दोनों ट्रांजिट एक साथ होता है। तो वो एकदम निकलने के मूड में भी रहते हैं और आने के भी मूड में रहते हैं, तो दोनों चीजें होती हैं। और उस बीच में जो ट्रांजिट होता है, वो ट्रांजिट का पीरियड थोड़ा सा आपको प्रॉपरली मैनेज करना जरूरी है, क्योंकि उसके रिजल्ट जो है वो दोनों साइड जा सकते हैं, फेवरेबल और अनफेवरेबल साइड भी जा सकते हैं, बट मोर टुवर्ड्स अगर देखा जाएगा तो मोर टुवर्ड जो प्लैनेट आने वाला है उसका ज्यादा इफेक्ट मिलता है। और जो एग्जिट हो रहा है वो तो ऑलरेडी एग्जिट हो रहा है, तो उसके इफेक्ट जो प्रभाव है वो कम हो जाते हैं, नेगेटिव इफेक्ट जो होंगे कम हो जाएंगे, पॉजिटिव होगा जा रहा होगा तो पॉजिटिव प्लैनेट का इफेक्ट भी कम हो जाएगा। इस तरह से हर पर्सनल ईयर का सेम रोल होगा जो प्ले करना, बट उनके उनके रिजल्ट्स अलग होंगे, उनके रूल्स अलग होंगे। तो पर्सनल ईयर 1 क्या कहता है, आपको एग्रेशन बना देता है, आपके अंदर एग्रेसिवनेस लेके आता है, आपको कहता है कि आप चीजों को एग्जीक्यूट करो, मैं खड़ा हूं तुम्हारे साथ राजा खड़ा है, तुमको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, तुम जो चाहोगे तुमको मिलेगा, सिर्फ तुम करते रहो, बाकी तुमको वेट एंड वॉच करने की जरूरत नहीं है। चाहे तुम्हारा ड्राइवर नंबर कुछ भी है, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। सिर्फ 8 नंबर को कहता है कि तुम मेरी रूल फॉलो करो, क्योंकि अब मैं तुम्हारे घर में आया हूँ। लेकिन 8 नंबर अड़ियल होगा, अड़ियल टट्टू है, वो अपने हिसाब से चीजें करेगा। तो वो जब अपने हिसाब से करेगा तो जाते जाते वो वो क्या करेगा, मतलब अपना सजा देते हुए निकल जाएगा, और इसीलिए वहां पर प्रॉब्लम आ सकता है। बट अगर आपने उसको मैनेज किया, वी शुड नो हाउ टू मैनेज। आपने देखा होगा कई बार पुलिस वाले पकड़ लेते हैं किसी को गाड़ी में रॉन्ग नो एंट्री में लेके आते वक्त, एक होगा जो उससे लड़ाई कर लेगा, बोलेगा चलो अभी मैं तुमको ये चालान भी लगाऊंगा, ये चालान भी लगाऊंगा, ये चालान भी लगाऊंगा, 10 चालान लगा देता है। और वही कोई लोग उसको मैनेज करने उनको आता है, वो कहता है कि सर मेरे से गलती हो गई, सॉरी अगली बार नहीं करूंगा, ये देखिए मेरे पास लाइसेंस है, थोड़ा सा आपको चाहिए तो देखिए चाय पानी के लिए ले लीजिए, मुझे लेट हो रहा है जाने दीजिए, आप भी परेशान हो रहे हैं धूप में। तो उसने उसको मैनेज किया, वो भी सोचता है यार चलो ठीक है, बेचारे ने अपनी गलती अग्री की, छोड़ देता है, उसका मूड ठीक रहता है तो छोड़ भी देता है। तो इसी तरह से अगर मान लीजिए वो उससे अड़ जाएगा, तो उसका जब पारा ऊपर हो जाएगा तो वो इमीडिएटली वो सिमिलरली रिएक्ट करेगा। सो यहाँ पर हमें हमारे पारे को शांत रखते हुए जो पर्सनल ईयर का नंबर है उसकी पावर को अडॉप्ट करना है, और उसी बेसिस पे हमें उन चीजों को फॉलो करना है जो उसके रूल्स हैं। अदरवाइज इट विल गो दी अदर वे राउंड। अब पर्सनल ईयर 1 का मैंने कहा कि ये एग्रेशन का नंबर है, राइट। तो पर्सनल ईयर 1 में जब एग्रेशन आता है तो हमारी आदत क्या होती है कि हमारा सब कुछ जब अच्छा चलता है, बेस्ट चलता है, तो हम जब दौड़ते हैं तो हमें लगता है कि अब रुकना नहीं है, दौड़ते ही दौड़ते रहना है। लेकिन ये पर्सनल ईयर 1 का रूल था, पर्सनल ईयर 2 का रूल कुछ और हो सकता है। और पर्सनल ईयर 2 क्या कहता है कि जो हमने सीड लगाई है, उस सीड को सेटल होने को भी तो देना पड़ेगा ना। जैसे आपने एक बीज लगाई, आपने घर में मान लीजिए कोई पौधा के लिए एक सीड लाया, और सीड डाल दिया, तो आपने ऊपर मिट्टी डाल दी। तो मिट्टी जब डाला तो अब अंदर क्या हो रहा है आपको पता नहीं है, सीड के जमीन के नीचे जो मड है उसके अंदर क्या हो रहा है पता नहीं है। और उसमें अगर आपने ज्यादा पानी डाल दिया तो भी खराब होगा, कम डाल दिया तो भी खराब होगा, ज्यादा डाल दिया तो वो सीड बह के बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब पर्सनल ईयर 2 जो है, अब राजा चले गए रानी को इन्विटेशन देके, तो रानी पर्सनल ईयर 2 बन के आ गई। जब रानी 2 आ गई,
तो इसका मतलब क्या हुआ, उनका रूल चेंज हो गया। और 2 का जो एनर्जी, अब 1 का एनर्जी क्या था, एग्रेशन का था। 2 की एनर्जी क्या है, स्लोनेस की है। सो ये स्लो एंड स्टेडी का ईयर है। रानी, अब जैसे हमने सीड लगाया तो हमें थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा ताकि वो सीड सेटल हो जाए। जब सीड सेटल होगा तभी जाके उसके, और हमें क्या हो रहा है नीचे पता भी नहीं है, कोई हलचल हो रही है, क्या हो रहा है कुछ पता नहीं है। तो हमें वेट एंड वॉच, वो क्या कह रहा है, आप ज़रा वेट करो, जब मैं बाहर आऊँगा तब आप देखना कि आपको कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है। लेकिन अभी तो जो सीड अंदर गया है उसको सेटल होने का टाइम देना पड़ेगा। इसीलिए हम कहते हैं पर्सनल ईयर 2 को हम कहते हैं ईयर ऑफ जर्मिनेशन। जर्मिनेशन यानी कि जो सीड लगाई गई है, उसको थोड़ा-सा रेस्ट दो, उसको थोड़ा-सा पेशेंस के साथ वेट करो ताकि वो सेटल हो जाए। जब वो सेटल होगा, तो डेफिनिटली आगे उसके बाद आगे की चीज़ें जो होगी, वो आप कर सकते हो। तो 1 वाले ने एग्रेशन दिखाया, 2 वाला कहता है कि नाउ यू हैव टू वेट, नाउ यू हैव टू बी वेरी, वेरी स्लो, क्योंकि 2 नंबर के पास में पावर नहीं है बहुत ज़्यादा, जैसे कि राजा के पास एग्रेशन रहता है, कुछ भी डिसीज़न ले सकता है। मैंने आपको बताया था ना कि 2 नंबर की क्वालिटी क्या होती है, 1 की क्वालिटी क्या होती है। तो यहाँ पर वो वाली क्वालिटी नहीं है, वो क्वालिटी स्लो डाउन हो गई। इनको खुद के डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो आपको कोई डिसीजन लेने में कैसे वो हेल्प कर सकते हैं। तो इसीलिए नंबर 2 सेज यू हैव टू बी लिटिल स्लो। अब आपको थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत आ जाएगी। देखिए 1 ने एग्रेशन दिखाया, 2 ने पेशेंस के लिए बोला। अब कोई लोग क्या करेंगे कि मैंने 1 में तो मैंने बहुत सारे डिसीजन लिए, सब मेरा डिसीजन अच्छा आया, और मैंने 2 में भी सेम काम किया। 2 में भी मैंने सेम काम किया, तो क्या होगा, जब 2 में भी आप सेम काम करोगे, तो वो उसके पास वो पावर नहीं है, वो उसके पास पावर नहीं है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, आप मुँह के बल गिरोगे। जैसे अगर कोई मैराथन दौड़ता है और 100 मीटर्स का जब रेस दौड़ लगाता है, तो दौड़ते-दौड़ते जब वो जाता है, तो जैसे वो फिनिशिंग लाइन पे जाता है, तो एकदम से वो रुक नहीं जाता है। वो थोड़ा दूर और जाता है और स्लो होते-होते रुकता है। उसी तरह से हमारा जब पर्सनल ईयर 1 फेज़ आउट होता है, तो पर्सनल ईयर 2 के अंदर हमें हमारे एग्रेशन को स्लो डाउन करना होता है। स्लो डाउन करना होता है, अगर वो स्लो डाउन नहीं होगा, तो क्या होगा, हमारा कहीं न कहीं उसमें नुकसान हो जाएगा। बट पर्सनल ईयर 2 क्या कहता है? पर्सनल ईयर 2 कहता है कि आप पार्टनरशिप कर सकते हो, क्योंकि 1 + 1 = 2, यानी कि आप 2 नंबर मिल रहे हैं 1 और 1 के, तो पार्टनरशिप बना रहा है वो। सो आप पार्टनरशिप जैसे कोई काम करना है वो कर सकते हो, कुछ कोलैबोरेशन करना है वो कर सकते हो। लेकिन पर्सनल ईयर 2 के अंदर जब उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आता है, तो हो सकता है कि कोई ना कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करता है, लाइक मिसकैरेजेस, प्रेगनेंसी के अंदर मिसकैरेजेस, वो मतलब पीसीओडी की प्रॉब्लम्स, डिप्रेशंस की प्रॉब्लम्स, हार्मोनल चेंजेस, सिस्ट डेवलप हो जाना। सो पर्सनल ईयर 2 का जो है वो डबल एनर्जी जो है, वो आपको थोड़ा-सा चीज़ों को रोकने की कोशिश करता है। इमोशंस जो हैं ये बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएँगे, सेंटिमेंट जो है बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएँगे, इंट्यूशंस जो हैं ये बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएँगे। आपका मूड स्विंग जो है बहुत ज़्यादा आएगा। इसीलिए कहा जाता है इस ईयर में कोई नया बिज़नेस या कोई नया चीज़ का स्टार्ट नहीं होना चाहिए। मैरिज हो सकता है क्योंकि ये कोलैबोरेशन का है, पार्टनरशिप का ईयर है। तो मैरिज भी पार्टनरशिप होती है, कोलैबोरेशन भी पार्टनरशिप होती है, एक्चुअल बिज़नेस और वर्क में पार्टनरशिप भी पार्टनरशिप होती है। तो वो हम कर सकते हैं, बट वो भी कैलकुलेशन करना है, किसको करना है, किसको नहीं करना है, वो भी बताऊँगा। सो मेडिटेशन करना चाहिए, मेडिटेशन करके चीज़ों को एक्टिवेट करना चाहिए। माइंड को थोड़ा-सा अपने स्थिर रखने के लिए कंसंट्रेशन या मेडिटेशन करना चाहिए। हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है जब हम बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं अपने काम में, हम अपने हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं। सो पर्सनल ईयर 1 ने तो आपको पैसा भी दिया, सब कुछ सक्सेस भी दिया, लेकिन 2 जैसे आया आपको, वो थोड़ा बहुत बिकॉज़ ऑफ दैट हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। इसीलिए पर्सनल ईयर 2 डज़ नॉट गिव यू परमिशन टू टेक द सेम एक्शन जो हमने पर्सनल ईयर 1 में किया। इसीलिए पर्सनल ईयर 2 का जो रूल है वो भी चेंज हो गया। ये आपको स्लो एंड जेंटल ईयर बोला जाता है। एग्रेशन और फास्ट और एग्जीक्यूशन का ईयर 1 है, और सीधा ऑपोजिट हो गया पर्सनल ईयर 2। देखिए यही होता है कि हम कोई चीज़ काम स्टार्ट करते हैं और अचानक से गिर जाता है ज़मीन पे, क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि वही सेम पीरियड अच्छा चल रहा है और उसी एग्रेशन में हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा वही रिज़ल्ट आएगा। पर्सनल ईयर 2 ने इमीडिएटली कहानी को चेंज कर दिया। स्लो एंड जेंटल ईयर बना दिया उसको, पेशेंस वाला ईयर बना दिया। आपको पुश किया जाएगा नया-नया काम करने के लिए, नया कुछ स्टार्ट करने के लिए। यहाँ पर यू विल बी ट्रिगर्ड, आपको इंस्टिगेट किया जाएगा कोई गलत काम करने के लिए। पर्सनल ईयर 1 वाली एनर्जी को अगर आप सेम तरीके से यूज़ करोगे, तो ये आपका वेस्ट एनर्जी बन जाएगा, और ये आपके लिए डेफ़िनिटली एग्रेशन के लिए नहीं है, ये आपके लिए सबमिशन है, थोड़ा-सा आपको स्लो होने वाला ईयर है।
आपका जब माइंड चल रहा है तो आप अपने माइंड से जुड़ा हुआ काम कर सकते हो, जैसे आप एनालाइज कर सकते हो, कंसोलिडेट कर सकते हो, पार्टनरशिप कर सकते हो, लेकिन वो भी सब नहीं कर सकते हैं, बताऊंगा कौन नहीं कर सकता है। सो यू विल बी टेम्प्टेड टू डू न्यू थिंग्स, यू विल बी पुश टू डू न्यू थिंग्स, बट वो काम आपको नहीं करना है। एंड ऑफ द ईयर जब आएगा, जब ये फेज पास ऑन होगा, तब वो थोड़ा सा आपको टाइम अपॉर्चुनिटी देगा। जब उसके बाद 3 का एनर्जी आने वाला होगा, तो वो आपको एक डिसीजन लेने के लिए आपको देगा, और उस समय आप थोड़ा सा बाय एंड ऑफ द ईयर यू विल सी समवॉट ऑफ प्रोग्रेस हैपनिंग। हम हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसा हमारा पर्सनल ईयर ने हमको 1 ने रिजल्ट दिया, वैसे पर्सनल ईयर 2 भी हमको रिजल्ट देना चाहिए, वैसे 3 भी देना चाहिए, बट ये पॉसिबल ही नहीं है। जैसे पांचों उंगलियों की साइज बराबर नहीं है, हमारा कोई भी डे बराबर एक जैसा नहीं जाता है, क्योंकि पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, पर्सनल डे, हर चीज अपने जगह से दूसरी जगह पे एक जब ट्रांजिट करते होते हैं, तो उनकी रूल्स के अकॉर्डिंगली हमें हमारी रूल्स को बदलना होता है। और इसीलिए पर्सनल ईयर 2 क्या कहता है कि आपको कोई भी नया काम, नया डिसीजन, नया स्टार्ट नहीं करना है, और जो आप कर रहे हो उसके अंदर वो अपनी माइंड लगाओ कि कहाँ राइट जा रहे हो, कहाँ रॉन्ग जा रहे हो, कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ बुरा हो रहा है, इन चीजों को आप ध्यान दो। आपका कोई एग्जाम है, कुछ है, तो वो चीजें आप कर सकते हो, क्योंकि आपका ये माइंड से जुड़ता है एग्जाम। आपको एनालाइज करना है, आपको थॉट, कोई कोई भी एग्जीक्यूशन वाला काम, कोई नया काम जैसे बिजनेस, वर्क, जॉब अपॉर्चुनिटी, ये सब चीजें जो है आपको अवॉइड करनी चाहिए पर्सनल ईयर 2 में। पर्सनल ईयर 2 इज सेइंग दैट यू इट इज अ स्लो एंड जेंटल ईयर, पेशेंस का ईयर है। तो जब आप पेशेंस वर्ड बोल दिया, मतलब आपको पता है कि सारी चीजें विद कैलकुलेशन होगी, रिस्क शुड नॉट बी देयर, रिस्क शुड बी वेरी वेरी लिमिटेड। और इसीलिए वो रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे, जैसे मैंने ये वाला एग्जांपल आपको पहले भी बताया, अब जब रानी जब आपका ड्राइविंग सीट पे आ गई, यानी कि आपका पर्सनल ईयर जब 2 आ गया, वो रानी है। रानी को क्या चाहिए कि अच्छा पार्टनर। अब रानी जब किसी के भी घर जाएगी, उसको जो है वो कंफर्ट नहीं फील करेगी। और आपने देखा होगा कि 2 नंबर के साथ में मैक्सिमम नंबर जो थे वो न्यूट्रल या एनिमी में थे। और इसीलिए जो मैंने आपको बताया कि किसी को कोई अगर काम करना भी है, तो 4 नंबर वालों को थोड़ा-सा डिप्रेशन होने के चांसेस हैं। 9 नंबर वालों को कुछ ना कुछ हेल्थ रिलेटेड या मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकता है। 8 वालों को कोई ना कोई स्ट्रगल, डिप्रेशन या हेल्थ इश्यूज हो सकता है। 2 नंबर वालों को थोड़ा-सा इट इज़ द सेम चार्ट जो मैंने आप लोग को बताया था 81 कॉम्बिनेशन का। 2 वालों को भी थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा माइंड, उनका इंट्यूशंस जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, बहुत एक्टिवेट हो जाएगा। सो इसीलिए पर्सनल ईयर 2 में जो मैंने कहा कि हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होंगी, वो नंबर 4 वालों को हो सकती है, 8 वालों को हो सकती है, 9 वालों को हो सकती है। इनको थोड़ा हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस हो सकता है। बट एट द सेम टाइम दे हैव टू बी वेरी केयरफुल, कॉशियस, और इनकी रेमेडीज भी मैं बताऊँगा। तो इस तरह से आपको हर पर्सनल ईयर को अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ जो उसकी है, वो हमें देख के उनकी ट्रीटमेंट, हमें उनकी एक्शंस करनी है। तो पर्सनल ईयर 2 का टैगलाइन क्या है? टैगलाइन क्या है पर्सनल ईयर 2 का? वेरी क्लियरली, स्लो एंड जेंटल ईयर। इट इज़ अ स्लो एंड जेंटल ईयर, ये पेशेंस का ईयर है। अब आपने जो एग्रेशन दिखाया पर्सनल ईयर 1 में, पर्सनल ईयर 2 कहता है कि प्लीज़ बी पेशेंट। पेशेंस हो के साथ चीज़ों करो। हमें पुश किया जाएगा, हमें इंस्टिगेट किया जाएगा, हमें धक्का मारा जाएगा कि आप ये काम कर लो, वो काम कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। और उसी लिए वो पर्सनल ईयर आया है आपके पास, कि आप गलत कोई डिसीज़न लो और आप प्रॉब्लम में आओ। और इसीलिए हमें हमारे प्लान्स को चेंज करना है, हमें हमारे एग्ज़ीक्यूशन लेवल को चेंज करना है। इसीलिए हमें प्लानिंग करना है, वो कर सकते हैं, क्योंकि माइंड से जुड़ा हुआ होता है, मन से हमारा प्लानिंग होता है। तो इंट्यूशंस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इन चीज़ों को हम डेफिनिटली कर सकते हैं, लेकिन एग्ज़ीक्यूशन करना इम्पॉसिबल, इम्प्लीमेंटेशन नहीं करना है। तो कहते हैं ना कि आपने बहुत सारे बिज़नेस वगैरह खोल के रखे हो, तो आपको थोड़ा-सा इम्प्लीमेंटेशन वगैरह आपने किया, तो कंसोलिडेट करने की ज़रूरत है। चीज़ों को थोड़ा-सा कंसोलिडेट करो। तो इसीलिए पर्सनल ईयर 2 जो है, आपको ईयर ऑफ कंसोलिडेशन के लिए बनता है। एग्रेशन कम करके आप चीज़ों को कंसोलिडेट करो, रीअलाइन करो, रीस्ट्रक्चरिंग करो। और इसीलिए पर्सनल ईयर 2 की अलग पावर है, पर्सनल ईयर 1 की अलग पावर थी। सो वेट एंड वॉच का ये पीरियड है, बट नो रिस्क, नो रिस्क, वेट एंड वॉच। और अगर मैरिज की रिलेटेड है तो मैरिज किया जा सकता है। जैसे मैंने कहा ना कि 1+1 इज इक्वल टू 2, और 2 का मतलब है पार्टनरशिप। सो पार्टनरशिप कर सकते हैं पर्सनल ईयर 2 में, या मैरिज कर सकते हैं पर्सनल ईयर 2 में, बट एक्सेप्ट ड्राइवर 4, 8 और 9। 4, 8 और 9 वालों को छोड़ के बाकी लोगों के लिए पर्सनल ईयर 2 के अंदर भी मैरिज हो सकती है,
पार्टनरशिप हो सकती है और कोई किसी तरह का रिलेशनशिप का भी हो सकता है। बाकी जगह पे पर्सनल ईयर 2 को जो बाकी फैक्टर्स हैं उसके अंदर मैरिज भी हो सकता है, पार्टनरशिप भी हो सकता है, ये सारी चीज़ें भी हो सकती है और इसीलिए हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आ सकता है अगर हम उनकी रूल्स को फॉलो नहीं करें। सो इनके जो रूल्स होंगे साथ में इनकी रेमेडीज़ भी मैं बताऊँगा, इस टॉपिक के बाद में इसका रेमेडी का पार्ट भी होगा, वो भी आपको पता चलेगा। तो हम उन चीज़ों को जब राइट बैलेंस करेंगे, तो आपको इन्हीं पर्सनल ईयर से अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे, ऐसा नहीं कि रिजल्ट्स खराब मिलेगा। हर ईयर का अपनी स्ट्रेंथ है, हमें वो स्ट्रेंथ के बेसिस पे और उसी के सर्कल में रहना है। हो सकता है आपकी डिमांड कुछ और है, बट उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए पर्सनल ईयर का परमिशन मिलना ज़रूरी है। नहीं तो यू आर टेकिंग अ हाई रिस्क और उस रिस्क के कारण आपका लॉस भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। सो दिस इज़ हाउ कि हर पर्सनल ईयर अपनी अपनी कुछ क्वालिटीज़ और एट्रिब्यूट्स लेके आ रहा है और उनको हमें फॉलो करना है। तो जब पर्सनल ईयर 2 से ऑफ करेगा हमें, तो क्या आएगा? पर्सनल ईयर 3 आएगा और पर्सनल ईयर 3 का रूल क्या है? पर्सनल ईयर 3 जुपिटर गुरु, और ये कौन-सी गुरु हैं? ये देव गुरु हैं, पॉजिटिव गुरु हैं। अब पर्सनल ईयर 3 की क्या क्वालिटीज़ हैं? वो क्या बोलते हैं, भैया मेरे पास तो खाली नॉलेज है, मेरे पास तो सिर्फ एजुकेशन है, मेरे पास तो सिर्फ नॉलेज, एजुकेशन यही क्वालिटीज़ है, चाहिए तो ले लो। तो पर्सनल जो हमने सीड लगाई सेकंड ईयर में क्या हुआ, पर्सनल ईयर 2 में उसका जर्मिनेशन हुआ, हमें पता नहीं कि अंदर क्या हुआ, वो सूख गया, वो बह के निकल गया, व्हाट हैपेंड वी डोंट नो। और इसीलिए पर्सनल ईयर 3 जब आप थोड़ा-सा उस स्प्राउट जब बाहर आता है तो आपको थोड़ा-सा सेंस ऑफ ब्रीथ मिलता है, यानी कि थोड़ा सेंस ऑफ हैप्पीनेस मिलता है, क्योंकि अब आप देखते हो कि एक छो आपका मेहनत जो था तीसरे साल में ना, एक सीड बाहर जो लगाया था वो तीसरे साल में आपका बाहर आ रहा है, स्प्राउट जो है बाहर आ रहा है। जब स्प्राउट बाहर आ रहा है तो आपको लगता है कि अब उसने ग्राउंड वर्क कर लिया है, यानी कि उसकी सीड जो है वो जमा हो गई है ज़मीन के अंदर और अब वो झाड़ या पेड़ बनने के लिए रेडी हो गया है। सो नंबर 3 जो पर्सनल ईयर है, ये क्या कह रहा है, जब वो स्प्राउट बाहर निकल रहा है, तो वो क्या मैसेज दे रहा है? वो मैसेज दे रहा है एक्सपांशन का, कि ज़मीन से अंदर बाहर निकल रहा है। सो इट इज़ गिविंग यू दैट एक्सपांशन का फ़ील कि अब चीज़ें एक्सपांड हो सकती हैं। आपकी लाइफ़ में भी चीज़ें अब एक्सपांड होने के लिए रेडी हैं। तो जब अब आपके लाइफ में एक्सपांड होना है चीज़, तो क्या हो सकता है एक्सपांड? जो काम आप कर रहे हो, वो सब एक्सपांड होगा। जॉब कर रहे हो, वो एक्सपांड होगा। बिज़नेस कर रहे हो, वो एक्सपांड होगा। शादी हो गई है, तो बच्चे प्लान करोगे, वो एक्सपांड हो रहा है। सो प्लानिंग फॉर किड्स, वो भी एक्सपांशन है। कोई नया स्टार्ट करना है, ब्रांच स्टार्ट करना है, वो भी एक्सपांशन है। क्रिएटिविटी, वो भी एक एक्सपांशन है। सो 3 नंबर इज़ आल्सो रिलेटेड टू क्रिएटिविटी, तो क्रिएटिविटी भी आपको दे रहा है ये। सो इट इज़ अ ईयर जहाँ पर आपको चीज़ें एक्सपांशन मोड में मिल रही है। तो ट्रैवलिंग जब आप करते हो तो वो भी एक एक्सपांशन है। सो पर्सनल ईयर 2 गया, देखिए कहानी पूरी तरह बदल गई, पर्सनल ईयर 3 आ गया और पर्सनल ईयर 3 क्या कहता है? इट इज़ अ ईयर बेसिकली फॉर एजुकेशन, नॉलेज, स्पिरिचुअलिटी, रिलिजन, यानी कि उसके पास पावर क्या है? रा अ 3 नंबर जो पर्सनल ईयर है वो आपको क्या पावर लेके आ रहा है? वो पावर लेके आ रहा है एजुकेशन का। वो कहेगा भैया मेरे पास नॉलेज है, ले लो, एजुकेशन है, ले लो, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड अगर कुछ चाहिए वो ले लो, रिलीजियस चीज़ों से कुछ जुड़ा हुआ कोई आपका कनेक्शन है तो वो ले लो। हर एक का अपना-अपना रोल है, हर अपना-अपना एक किरदार प्ले कर रहे हैं। तो पर्सनल ईयर 3 उसी लिए आया है, लेकिन साथ में गुरु है, तो आपको हर जगह पे वो सपोर्ट करने के लिए बैठा हुआ है। सो इस पीरियड में देखिएगा लोगों की नॉलेज, एजुकेशन, इनकी क्वालिटीज़ या उनकी पावर या ये सब चीज़ें बढ़ जाएगी इनकी। साथ में पर्सनल ईयर 3 कहता है कि अगर आपको कोई भी नॉलेज, अब जैसे मान लीजिए आपकी कोई टीम है, उस टीम को आपको एजुकेट कर दिया, तो उस टीम से आपकी उनकी जब स्किल सेट बढ़ेगी, उनका जब नॉलेज और स्किल्स बढ़ेगा, तो डेफ़िनेटली वो आपके बिज़नेस में और आपके काम में काम आएगा। आपने खुद ही अपनी कोई नॉलेज या स्किल सेट बढ़ा ली, तो वो भी आपके लिए कहीं न कहीं फ्यूचर में आपके बिज़नेस में काम आएगा। सो अल्टीमेटली ये ईयर आपको कहता है कि आपको नॉलेज, स्पिरिचुअलिटी, एजुकेशन, ये सब से रिलेटेड अगर आपको कुछ चाहिए, तो ये आपको फैंटास्टिक रिज़ल्ट देगा, बेस्ट रिज़ल्ट देगा। लेकिन अगर आपको कोई बिज़नेस, जॉब, ग्रोथ, उसके लिए अगर आपको कोई एक्सपेक्टेशन है, तो डेफ़िनिटली वो रिज़ल्ट्स वैरी करेगा पर्सन टू पर्सन, यानी कि सबको वो एक जैसा नहीं ट्रीट करेगा। अब डिपेंड करेगा कि पर्सनल ईयर के साथ में ड्राइवर क्या बनता है आपका। अगर ड्राइवर के पास भी अगर कुछ स्ट्रेंथ अपनी है, तो वो उससे निकाल लेगा। जैसे होता है ना कि किसी ने एजुकेशन से अपनी टीम को ट्रेन कर दिया, नॉलेज और कोई ट्रेनिंग से अपनी टीम को या अपने 2-4 एम्प्लॉइज़ को ट्रेन कर दिया, उनकी नॉलेज बढ़ गई। अब उसके कारण उनका क्लाइंटेल बढ़ गया, कुछ स्किल्स बढ़ गए, तो क्लाइंट बढ़ गए और इसीलिए उनका बिज़नेस, जब बिज़नेस बढ़ेगा, क्लाइंट बढ़ेगा, तो बिज़नेस बढ़ेगा तो पैसा आएगा। तो अल्टीमेटली
बिकॉज जो मेन रीजन था कि एजुकेशन के वजह से उनकी टीम की क्वालिटीज बढ़ गई और कैपेबिलिटीज बढ़ गई, और वो कैपेबिलिटीज के कारण उनका बिजनेस और जॉब। सो पर्सनल ईयर 3 जो है, चूंकि उसके पास में मटीरियलिस्टिक चीजें देने के लिए पावर नहीं है, मटीरियलिस्टिक चीजें देने के लिए पावर नहीं, क्योंकि वो 6 नंबर के पास वो पावर है। 3 नंबर के बाद में नॉलेज, एजुकेशन, हीलिंग, ये सब क्वालिटीज हैं। तो वो कहता है कि अगर आप वो लेके अपनी अपनी फायदा कर सकते हो तो वो आप कर लो। और इसीलिए पर्सनल ईयर 3 आपको बहुत क्लियर मैसेज देता है कि जो पर्सनल ईयर आपके आपका है, अब यहाँ पर अगर कोई आप एजुकेशन से जुड़े हुए कोई काम में रहोगे, हीलिंग से जुड़े हुए कोई काम में रहोगे, या कोई भी ऐसा काम है जो जहाँ पर आपको ट्रेनिंग लेना है, एजुकेशन लेना है, कुछ सिखाना है, या आपका कोई एजुकेशन का फील्ड है, कोचिंग है, क्लास है, तो ये वाला जो पर्टिकुलर ईयर है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा और बेटर से बेटर रिजल्ट भी दे देगा। सो पर्सनल ईयर 3 जो है, एक्सेप्ट नंबर 6, अब 6 को भी एक खराब रिजल्ट नहीं देगा। 6 को भी प्रॉब्लम कहाँ देगा? मैरिज और हेल्थ रिलेटेड। सो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रॉब्लम करता है अ हाँ, टीचिंग एंड लर्निंग दोनों चीज़ें कर सकती है, बिल्कुल कर सकते हैं आप, टीचिंग ऑल्सो एंड लर्निंग ऑल्सो। सो नंबर 6 जो ड्राइवर नंबर होगा, उनको ही सिर्फ़ पर्सनल ईयर 3 जो है नेगेटिव इफ़ेक्ट देगा, और वो भी सिर्फ़ हेल्थ सेक्टर और मैरिज सेक्टर को। सो जैसे मान लीजिए किसी की शादी है, तो शादी होने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, किसी की शादी ऑलरेडी फिक्स है, तो शादी में कोई ना कोई अड़चनें आ जाए, रुकावटें आ जाए। शादीशुदा हैं, तो हो सकता है कि शादी में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ जाए। हेल्थ में शायद कोई प्रॉब्लम आ जाए, शादी हो गई तो हेल्थ में प्रॉब्लम आएगा, आपस में डिस्प्यूट हो जाएगा, देयर विल बी सम डिस्प्यूट प्रॉब्लम्स, जॉब चेंज करना, वर्क नया स्टार्ट करना, येस इट कैन बी डन, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नहीं कर सकते हैं, इट इज़ नॉट कि आपके लिए गुरु खराब रिजल्ट देने के लिए आए, वो भी आप कर सकते हो, मैरिज भी हो सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती है, बट जस्ट इट इज़ दैट कि उसके पास जो पावर देने का है, वो उतना आपको पैसे से रिलेटेड, मटीरियलिस्टिक चीज़ों से रिलेटेड वो पावर नहीं है देने के लिए। तो वो आपको मटीरियलिस्टिक पावर नहीं देगा, लेकिन वो आपको नॉलेज, एजुकेशन ये देगा जिससे कि आप अपनी मटीरियलिस्टिक गेन्स को बढ़ा सकते हो, उसकी इम्पोर्टेंस को क्रिएट कर सकते हो। सो इसीलिए पर्सनल ईयर 3 उसका जो टैगलाइन है वो ये कहता है कि आपको नॉलेज चाहिए तो मैं दे दूँगा, आपको एजुकेशन चाहिए तो मैं दे दूँगा, आपको ऑकल्ट से रिलेटेड कुछ सीखना है वो मिल जाएगा, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कुछ है तो वो आपको मिलेगा, रिलीजियस चीज़ें कुछ चाहिए तो आपको मिल जाएगा, प्लानिंग करना है बच्चों की, ट्रैवलिंग करना है, क्रिएटिविटी, सोशलाइजिंग, इन चीज़ों का मेरे पास में पावर है। तो इफ यू वांट आई विल गिव यू, जितना आप माँगोगे उससे भी कई गुना ज़्यादा मैं दूँगा। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई काम होगा, तो इसमें आपको मल्टीप्लाई होके चीज़ें मिलेगी, बहुत ज़्यादा अच्छी रिज़ल्ट मिलेगी। सो इस तरह से पर्सनल ईयर 3 की एनर्जी क्या है? स्कैटर्ड एनर्जी है, यानी कि वो स्प्राउट जो है अब वो आपको एक्सपांशन का एक रास्ता क्रिएट कर रहा है, और उस एक्सपांशन में आप जो भी चाहते हो, प्लानिंग फॉर किड्स, एजुकेशन, नॉलेज, हीलिंग, जो कुछ भी आपको चाहिए, वो सारा का सारा क्वालिटी आपको पर्सनल ईयर 3 देने के लिए रेडी है। सो नाउ यू नो कि कैसे इनको रिलेट करना है, एंड नाउ यू नो कि हर पर्सनल ईयर की क्या क्वालिटीज़ हैं, कैसे इनको देखना है, और मैंने एक जर्नी भी बताई है कि जैसे एक सीड लगाया, सीड को जर्मिनेशन होने दिया, फिर उसके बाद में अब स्प्राउट आया, यानी कि अब वो बाहर निकल गया, अब उसका विंग स्प्रेड हो रहा है, अब वो स्प्राउट निकल रहा है, जब विंग स्प्रेड हो रहा है, एक्सपांशन हो रहा है, तो ऐसे करते-करते धीरे-धीरे चीज़ें जो है आपकी बढ़ती चली जा रही है, और हम उस जर्नी तक पहुँचेंगे जहाँ पर उसकी बर्थ से लेके डेथ तक का पूरा फेज़ हम कवर करेंगे। सो नाउ यू नो कि कैसे चीज़ों को रिलेट करना है। प्लीज़ अभी आप लोगों से रिक्वेस्ट ये करूँगा कि आप अपनी खुद की डेट ऑफ बर्थ के अंदर मत जाइए, अपने मदर के, फादर के। देखिए, प्रॉब्लम क्या होता है ना कि जब आपको कोई चीज़ सिखाई जाती है, आपका माइंड कहीं और चलता होता है। टॉपिक को छोड़ के आप दूसरी जगह पे रहते हो, और जब आप टॉपिक को छोड़ के दूसरी जगह चले जाओगे, तो मुझे आपको वापस वहाँ से ले आना और चीज़ों को वापस यहाँ पर ले दिखाना विल बी वेरी, वेरी डिफिकल्ट। सो प्लीज़ रिमेंबर, जब तक आपको टॉपिक सिखाया जा रहा है, आपका पूरा फोकस और अटेंशन उन टॉपिक पे होना चाहिए। जब आप उन टॉपिक को ठीक से समझ जाओगे, तभी आप समझ पाओगे, नहीं तो बीच में आप गूगली ही होगा आपके लिए हर चीज़। It will go above your head. So let me be very clear and very candid कि if you are digressing by doing some other analysis, you will only have questions in your mind. Rest, others will understand everything what is happening. So clear हो गया, 1, 2 और 3 सबको समझ में आया कि कैसे, देखिए हर ईयर अपनी अपनी कहानी बदलता है, कैसे हर ईयर अपनी अपनी कायदा और कानून को चेंज कर रहा है। दे आर एक्चुअली हैविंग देयर ओन स्किल्स, उन स्किल्स के बेसिस पे हमें चीजों को समझना है, अंडरस्टैंड करना है। सो सबको समझ में आ रहा है कि कैसे ये जर्नी बन रही है,
क्या पर्सनल ईयर 1 का रूल है, क्या पर्सनल ईयर 2 का रूल है, क्या पर्सनल ईयर 3 का रूल है। आई होप सबको ये समझ में आ रहा है। लग रहा है कि नहीं, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आई होप एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग, प्लीज गिव मी योर हेड्स अप। चलिए, सो पर्सनल ईयर 1 कवर हो गया, पर्सनल ईयर 2 कवर हो गया, पर्सनल ईयर 3 कवर हो गया। आपको सीधे सीधे यही देखना है कि जो आपका पर्सनल ईयर है वो आपकी ड्राइवर के साथ में क्या रिलेशन में है, पहला चीज। और ड्राइवर का साथ रिलेशन समझ में आ गया आपको कि फेवरेबल है, नॉन फेवरेबल है, न्यूट्रल वगैरह भी जो होगा वो भी फेवरेबल में खींच के लेके आइएगा। सो अगर फेवरेबल है, नॉन फेवरेबल है, तो उस केस में पर्सनल ईयर का क्या अपनी सिग्निफिकेंस है, क्या उसकी अपनी क्वालिटी है, वो क्या वो पावर लेके आया है। जैसे मान लीजिए क्रिकेट की हम बात करते हैं, तो क्रिकेट में 10 के 10 जो प्लेयर खेलते हैं, 11 के 11 जो प्लेयर खेलते हैं, वो सबकी अपनी अपनी क्वालिटी होती है। अगर बॉलिंग कराना होता है तो किससे बॉलिंग करवाते हैं, जो बेस्ट बॉलर होता है उससे करवाते हैं, फिर सेकंड बेस्ट से करवाते हैं, फिर थर्ड बेस्ट से करवाते हैं। विकेट नहीं मिल रहा होता है तो एक विकेट कीपर वाले ऐसे बॉलर से बॉलिंग कराते हैं जो विकेट ले सकता है। जब बैटिंग का टर्न आता है तो बैटिंग किससे करवाते हैं, जो सबसे बेस्ट प्लेयर्स हैं, बेस्ट बैटिंग करने वाले हैं, जो बेस्ट ओपनिंग कर सकते हैं, उनसे स्टार्ट करवाया जाता है। फिर अकॉर्डिंगली मिडल ऑर्डर, फिर अकॉर्डिंगली बाकी जगह पे उनको प्लेस किया जाता है। फील्डिंग की जब बात होती है तो जो उनके बेस्ट फील्डर जहां पे उनको होना चाहिए उनको वहां प्लेस किया जाता है। कीपिंग जो बेस्ट कर सकता है उसको कीपिंग करवाया जाता है। तो सब ने अपनी अपनी रोल्स डिसाइड की हुई हैं और पूरी की पूरी फील्ड जो है या मैच जो है उसी अकॉर्डिंगली प्लान किया जाता है और उसी अकॉर्डिंगली खेला जाता है। सो दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि हमें हमारे 9 के 9 जो नंबर्स हैं उन 9 नंबर्स को राइटली अलाइन करना जरूरी है कि कब कौन से नंबर का हमें हमारे ऊपर यूज होने वाला है, किस तरह से यूज होने वाला है, और उसके बेसिस पे हमें हमारे स्टेप्स चेंज करने हैं। हमें हमारे स्टेप्स चेंज करने हैं। जैसे बैट्समैन जब बॉलर को फेस करता है तो बॉलर के अकॉर्डिंगली बैटिंग करता है, बैट्समैन के अकॉर्डिंगली बॉलर बैटिंग बॉलिंग नहीं करता है। सो ऑब्वियसली दोनों इट इज अ गिव एंड टेक इन बोथ सेंस, बट जो बैट्समैन है सबसे ज्यादा खतरा वो फेस कर रहा है, क्योंकि अगर उसका जरा सा भी फोकस हटेगा तो या तो उसका सर फटेगा या तो बल्ला विकेट गिरेगा। तो उसके पास में मार्जिन ऑफ एरर कॉन्सेंट्रेट करने का मतलब उसको सबसे ज्यादा रिस्क में वही रहता है। बॉलर का क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा वो बॉल सिक्स पे सिक्स लग जाएगा, रन बन जाएगा, यही होगा। बट बैट्समैन का तो एक बहुत बड़ा विकेट जो है वो चला जा सकता है, उसकी सर फट सकती है। तो अल्टीमेटली वही है कि जो ड्राइवर है वो आपका वो बैट्समैन है, और जो बॉलर है वो एक्चुअली आपका जो है वो पर्सनल ईयर है। तो हमें उस बॉलर के अकॉर्डिंगली अपने बैटिंग स्टैंड्स को बदलना है और चेंज करना है। तो दिस इज व्हाट ये पूरे के पूरे टॉपिक का मेन क्रक्स है जो आपको मैं समझा रहा हूँ। सो अब पर्सनल ईयर 4 की मैं बात करूंगा। पर्सनल ईयर 1 गया, पर्सनल ईयर 2 गया, पर्सनल ईयर 3 गया, अब उसके बाद आया पर्सनल ईयर 4। तो जर्मिनेशन, सीडिंग, फिर जर्मिनेशन, फिर स्प्राउट, और अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, रूट्स को स्ट्रॉन्ग करने का टाइम आ गया है। जो रूट्स है उन रूट्स को स्ट्रॉन्ग करने का टाइम आ गया है। और रूट जब स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो आपने देखा होगा कि कितनी बड़ी सी बड़ी झाड़ पेड़ जो होती है वो गिर जाती है, जमीन पे आ जाती है थोड़ी सी आंधी और तूफान की वजह से। क्यों? क्योंकि रूट्स जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। और बहुत पतली सी पतली अगर कोई पेड़ झाड़ भी है, उसके रूट स्ट्रॉन्ग है, तो कितनी भी आंधी आ जाए, कितनी भी तूफान आ जाए, वो टक्स से मक्स नहीं होता है, वो गिरता नहीं है, वो हवे को झेल लेता है, आंधी को तूफान को रोक लेता है, और उसको कुछ भी नहीं होता है। सो पर्सनल ईयर 4 इज सेइंग हैज कम टू टेस्ट योर विंग्स, कि आपकी जो विंग्स हैं वो कितनी स्ट्रांग है, कितना आप उड़ सकते हो ऊपर तक, और कितना रिस्क ले सकते हो, और रिस्क ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो, आपको रिस्क लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। सो अल्टीमेटली देखिए पर्सनल ईयर 4 क्या है, मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए स्लाइड नहीं दिखा रहा हूँ। पर्सनल ईयर 4 जो है ये राहु है, गुंडा है, और जब वो आएगा तो 1 साल के लिए आया है। सारे पर्सनल ईयर एक एक साल के लिए आ रहे हैं। तो उस 1 साल में आपके साथ में ये जो पर्टिकुलर पर्सनल ईयर 4 है ना, ये अब आपको टेस्ट करने के लिए आया है। इट हैज कम टू टेस्ट योर, बोलते हैं ना कि क्या आप किस फौलाद के बने हो, किस मिट्टी के बने हो, कितना आप ताकत है आपके अंदर चीजों को झेलने की। और इसीलिए पर्सनल ईयर 4 आपका राहु है। आपका सबसे पहले क्या करेगा, आपका माइंड जो है ना वो ट्रैप कर देगा, लॉक कर देगा। अब बोलेगा दौड़ो जितना दौड़ना है, अब आपका दिमाग जो है ना भ्रमित रहेगा। दिस इज द मोस्ट टफेस्ट ईयर ऑफ ऑल 9 ईयर्स, मान के चलिए टफेस्ट ईयर। इस पर्सनल ईयर 4 में ऐसे ऐसे सिचुएशंस आप फेस करोगे जो कि एक्चुअली आपका
वर्स्ट डिसीजंस में कंसीडर किया जा सकता है। वर्स्ट डिसीजंस जैसे मान लीजिए आपका मन करेगा जॉब चेंज कर देने का और आप जॉब ढूंढने लग जाओगे। आपका मन करेगा आप जॉब में हो, बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, अब बिजनेस के लिए कूद पड़ोगे। आपका मन करेगा कि कोई पार्टनरशिप खोल दिया जाए, पार्टनरशिप में पैसा लगाना चाहिए, तो आप वो भी काम करने के लिए निकल पड़ोगे। अल्टीमेटली राहु है वो आपको इंस्टिगेट कर रहा है गलत चीजें करने के लिए। उसका सक्सेस इज योर फेलियर। उसका सक्सेस इज योर फेलियर, यानी कि वो चाहेगा कि आपसे कोई गलत काम करके आप कोई आगे चला जाए। और इसीलिए पर्सनल ईयर 4 जो है ना, वो तूफान जो होती है ना, उसके जो सन्नाटा जो है ना, वो आपका कहीं ना कहीं वो है जो आपको पूरी तरह से डैमेज पहुंचाने के लिए आया है। वो ये ऐसा तूफान आया है जो आपको डैमेज क्रिएट करने के लिए आया है। सो दिस इज अ ईयर वेयर देयर इज नथिंग कॉल्ड एज लक। लक जैसा कोई फैक्टर काम नहीं करता है। और इस ईयर में आप हमेशा याद रखिएगा, माइंड पे आपके ये पूरी तरह से गवर्न करेगा। ये ईयर पूरी तरह से माइंड पे गवर्न करेगा। आपका हर एक काम जो है आपको ये पूरी तरह से प्रेशर में बना देगा। इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर देगा आपके सामने कि आप बोलोगे कि ये जो कर रहा हूं यही गलत है, और उसको पूरी तरह से चेंज कर दिया जाए, पूरी तरह से बदल दिया जाए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। कोविड कौन से ईयर में आया था? 2020 बोला गया था, राइट? कौन सा था वो? 4। पूरा वर्ल्ड परेशान था, पूरा वर्ल्ड, राइट? तो उसी तरह से जो भी किसी जो जहां पर थे जैसे थे वो सब ब्लॉक हो गए थे, सब लॉक हो गए थे, एंड एवरीबडी वाज फेसिंग प्रॉब्लम्स इन लाइफ। सो वही है कि पर्सनल ईयर 4 जो है, इट इज कम टू टेस्ट योर एक्चुअल रूट्स, कितना आपका रूट स्ट्रांग है। और इसीलिए देखिए हर दूसरे तीसरे साल में पर्सनल ईयर जो है आपको अपनी रूल्स को चेंज करते हुए आपको उनको कैसे डॉज करना है वो आपको सिखा रहा है। कैसे आपको उनको डॉज करना है, सो दैट यू डोंट गेट इनटू द रॉन्ग ट्रैप्स। सो मैरिज ऑल्सो इज अ काइंड ऑफ रिस्क, सेलेक्टेड रिस्क। कुछ लोगों के लिए रिस्क है, कुछ लोगों के लिए रिस्क नहीं है। वो मैं बताऊंगा आपको। प्लीज अंडरस्टैंड, पर्सनल ईयर 4 जो है आपको एक्चुअली स्लो एंड स्टेडी ईयर के तरह से देखना है। स्लो एंड स्टेडी, कोई भी रिस्क नहीं लेना है, और कोई भी काम जो आप करोगे डिसिप्लिन के साथ करना है, एंड यू हैव टू बी वेरी वेरी ऑर्गेनाइज्ड, वेरी वेरी डिसिप्लिन्ड एंड वेरी वेरी ऑर्गेनाइज्ड। इस ईयर का सिंपल अंडरस्टैंडिंग समझ लीजिए, आप जितना मेहनत करोगे वो आपको 20% से ज्यादा रिजल्ट नहीं देगा। कितना? 20%। अब आप बोलो तो मेहनत ही क्यों करूं, तो मेहनत नहीं करोगे तो -80 या -60 ऐसा समझ लो। यानी कि अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो देयर कैन बी सीरियस रेपरकशन ऑल्सो। और आप हमेशा याद करिएगा अपने खुद की बैक साइकिल में जाके, आपके जीवन में 10 साल या 9 साल की जो साइकिल होगी आपकी, उस पीरियड में आप जब भी 4 आया होगा आपने नोटिस किया होगा कि यू वुड बी वेरी टेंस्ड, आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर, और आपने कुछ ना कुछ गलत डिसीजन लिया होगा, या कोई ना कोई गलत डिसीजन के कारण आपको कोई प्रॉब्लम हुआ होगा। ये पर्सनल ईयर 4 जो है आपके लिए डेफिनेटली सिर्फ एक वार्निंग सिग्नल के तरह से आया है। जितना आप गलती करोगे इसका रिफ्लेक्शन जो आपको आने वाले ईयर में मिलेगा। जैसे आप इस ईयर को ट्रीट करोगे, इसका रिजल्ट भी आपको आने आने वाले ईयर में मिलेगा। इस साल में आपको कुछ देगा नहीं है, इस साल में सिर्फ आपको टेस्ट करेगा, आपके आपकी फ्रूट्स को टेस्ट करेगा। ऐसा कहते हैं कि जितना मेहनत करोगे उसका आप 10 कदम चलोगे तो आप 9 कदम वापस पीछे आओगे, 8 कदम वापस पीछे आओगे। इसीलिए पर्सनल ईयर 4 सेज हार्ड वर्क एंड ओनली हार्ड वर्क। दिस इज अ ईयर ऑफ ओनली डूइंग हार्ड वर्क, नथिंग बियॉन्ड दैट। इसमें और कुछ नहीं करना है हार्ड वर्क के अलावा। ये डिक्टेट करता है आपको हार्ड वर्क। Start of the year, you will always be tempted to do things which is not in your favor, जो कि आपको टेम्प्ट करेगा कुछ गलत काम करने के लिए। और जब आप राइट चीजों को राइट वे में फॉर्म में करते रहोगे तो एंड ऑफ द ईयर आते आते आपको थोड़ा सा बोलते हैं ना कि देयर इज अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। तो वो लाइट जो है आपको बाय एंड ऑफ द ईयर में दिखेगी, और तब जाके आपको लगेगा कि मैंने पूरा मेहनत जो किया अब जाके मुझे उसका रिजल्ट मिल रहा है। तो एंड ऑफ द ईयर में आके वो चीजें अकम्प्लिश होते हुए मिलेगी। क्यों? क्योंकि आने वाले ईयर का पावर जो है आपको मिल रहा है, पिछले आने वाले ईयर की एनर्जी जो है वो आपके साथ आने वाली है। और इसीलिए पर्सनल ईयर जो आपका 4 होगा, उस ईयर में आपको सिर्फ और सिर्फ चीजों को रिलैक्स करके चलना है, पैशन को फॉलो करना है,
कोई भी नया रिस्क नहीं लेना है। ये आपके रूट्स को स्ट्रांग बनाने के लिए आया है, या आपके रूट्स को टेस्ट करने के लिए आया है, आपकी पेशेंस लेवल को टेस्ट करने के लिए आया है। सो फॉलो योर पेशेंस, डिटर्मिनेशन के साथ काम करिए। लक जैसा कोई फैक्टर नहीं है। अपॉर्चुनिटीज जो है वो आपके पास जो आ रही है वो ऑल रॉन्ग अपॉर्चुनिटीज हैं, नेगेटिव अपॉर्चुनिटीज हैं, जो आपको आगे चल के प्रॉब्लम दे सकती हैं। दैट इज बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ पर्सनल ईयर 4 में जो भी आप आइडियाज लेके आ रहे हो वो आपके काम वाली नहीं है, वो आपके नुकसान वाली है। राहु का पीरियड आपके माइंड को ट्रैप कर देगा, ये लॉक कर देगा, ताला लगा के चाबी पानी में फेंक देगा, आप ढूंढते रह जाओगे। सो कोई नया बिजनेस नहीं स्टार्ट कर सकते हो, कुछ नया काम नहीं स्टार्ट कर सकते हो, आ, कोई भी नया काम नहीं कर सकते हो, क्योंकि जितना मेहनत करोगे उसका आपको रिजल्ट सिर्फ 20% ही मिलेगा या 30% ही मिलेगा। लेकिन वो रिजल्ट विथ इंटरेस्ट आपको आने वाले टाइम में मिलेगा, प्रोवाइडेड यू हैव गिवन द एफर्ट्स एंड गिवन द हार्ड वर्क। और इसीलिए ये कंस्ट्रक्शन वाला ईयर, कंस्ट्रक्टिव ईयर भी होता है। मैं इनफैक्ट कहता हूं मैं कि इस ईयर में आप जितना मेहनत करोगे इसका रिजल्ट जो आपको आने वाले टाइम में मिलेगा। जैसे हम बैंक में पैसा लगाते हैं, एफडी करते हैं, तो उसकी रिटर्न हमें बाद में मिलती है ना, इंटरेस्ट बाद में मिलती है। तो ये आपका प्रिंसिपल चेक करता है कि आप कितना मेहनत कर रहे हो, और उसका रिटर्न जो है, इंटरेस्ट जो है आपको आने वाले साल में देता है। लेकिन अगर हमने उसी को इग्नोर कर दिया, अवॉइड कर दिया, गलत डिसीजन ले लिया, तो ये वाला साल तो खराब होगा ही होगा, आने वाले साल को भी खराब करेगा। और जब वो आएगा तब आपको पता चल जाएगा कि मैं क्यों इसको बोल रहा था आपको कि कैसे इसको यूज करना है, ट्रीट करना है। सो इट इज देयर टू स्ट्रेंथन योर रूट्स। ये आपकी रूट्स को स्ट्रांग भी कर रहा है या पेड़ को काटने के लिए भी आया है, दोनों चीजें करेगा। अब वो डिपेंड करेगा हम पे कि हम उसको किस तरह से बिहेव करते हैं, ट्रीट करते हैं। सो जो पर्सनल ईयर 4 आता है, तो ड्राइवर नंबर जब 1 होगा या कोई भी नंबर होगा, सबके लिए सेम रूल लेके आ रहा है। एवरीबडी विल हैव द सेम थिंग्स। बट जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम पर्सनल ईयर 8 की बात करेंगे, ड्राइवर 8 की बात करेंगे, ड्राइवर 4 की बात करेंगे, तो उस केस में क्या होगा, इनके लिए ये टेम्पररी है, क्योंकि 1 साल के लिए आएगा। और 1 साल को हम थोड़ा उसको टेम्पररी और परमानेंट दोनों के तरह से कंसिडर करते हैं। तो बेसिकली जब 1 साल के लिए आ रहा है तो इट इज नॉट अ गुड थिंग, इट इज कंसिडर्ड एज अ परमानेंट। क्योंकि 1 साल रहेगा, 1 साल इज अ क्वाइट बिग टाइम, 12 महीना। इसीलिए इसको हम परमानेंट मानते हैं। लेकिन यही जो मंथ वाला पार्ट होगा या डे वाला पार्ट होगा, तो वो टेम्पररी कंसीडर किया जाएगा। याद है मैंने आपको परमानेंट और टेम्पररी का रूल सिखाया था। तो पर्सनल ईयर जो होगा वो परमानेंट होगा, क्योंकि 1 साल के बाद चेंज होगा वो, तो इट इज लाइक अ काफी सब्सटेंशियल चीज है वो। और पर्सनल मंथ और पर्सनल डे जो होता है वो टेम्पररी होता है, क्योंकि वो बहुत रैपिडली चेंज होता है, रैपिडली चेंज होता है। इसीलिए पर्सनल मंथ और पर्सनल डे मंथ में टेम्पररी काउंट होगा, पर्सनल ईयर जो होगा वो परमानेंट काउंट होगा, और उसकी रूल उसी हिसाब से काउंट होगी। सो दो वालों के लिए थोड़ा सा स्ट्रेसफुल रहेगा, डिप्रेशन रहेगा, स्ट्रगल रहेगा, ज्यादा रहेगा, कंपेरेटिवली और ज्यादा रहेगा। तो इन लोग के रूल, इनके रिस्क और ज्यादा हैवी रहेंगे। 4 नंबर के लिए भी वही रहेगा, 8 के लिए भी वही रहेगा, 9 के लिए भी वही रहेगा। बाकी केसेस में आप सबके लिए भी इट इज नॉट अ ईयर टू टेक एनी न्यू थिंग्स, न्यू सेटअप, न्यू डिसीजंस, या कोई भी नया काम आपको पर्सनल ईयर 4 में अवॉइड करना है। क्योंकि ये आपको टेस्ट कर रहा है कि आप कोई गलत काम करो और उसकी जीत हो और आपकी हार हो। सो क्या कहता है पर्सनल ईयर, क्या कहता है पर्सनल ईयर 4? पर्सनल ईयर 4 कहता है कि इट इज एक्चुअली अ मनी एंड करियर रिलेटेड ईयर। अब आप ये सोचोगे कि मनी एंड करियर रिलेटेड ईयर है तो मिलेगा क्यों नहीं? क्योंकि ये आपके हार्ड वर्क पे डिपेंडेंट है। कितना आप हार्ड वर्क करोगे, किस टाइप से हार्ड वर्क करोगे, और किस टाइप के आपकी गोल्स हैं, उस बेसिस पे आपकी एफर्ट्स क्या है, इन सब का एक कोलैबोरेशन, एक तरह से एक स्ट्रेटजी जो बनेगी, वो डिसाइड करेगा कि आपका ये मनी एंड करियर आपको मिलेगा या मनी एंड करियर में आपको नुकसान होगा। सो अगर आपने हार्ड वर्क किया, और हार्ड वर्क करने के साथ जैसे आपने कोई गोल या कोई टारगेट आपने सेट किया, जो टारगेट आपके लिए रियलिस्टिक और थोड़ी सी चैलेंजिंग दोनों होनी चाहिए। चैलेंजिंग एट द स्टार्ट और रियलिस्टिक टू अचीव, दोनों चीजें होनी चाहिए। और जब आप उनके लिए पूरी तरह से आप अपना फोकस लगा दोगे अपनी गाड़ी को ड्राइव करने के लिए, तो बाय एंड ऑफ द ईयर जाके आपको उसके रिजल्ट्स दिखेंगे। तो पूरा साल आपने जो मेहनत किया, ऐसा लगेगा कि सिर्फ वेस्ट जा रहा है, सिर्फ वेस्ट जा रहा है, सिर्फ वेस्ट जा रहा है। और आपको लाइट जो दिखेगा वो साल के एंड में दिखेगा। सो आपको, आप जिस किसी भी काम में हो, जो भी आपका वर्क है, बिजनेस है, अपॉर्चुनिटी है, वो आपको यही सोच के चलना है कि ये मेरा टाइम ऐसा ही है। आपका बॉस के साथ झगड़ा हो जाएगा, आपका किसी बायर वेंडर के साथ में नुकसान हो जाएगा, कोई बिजनेस में लॉस हो जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें आएंगी जो आपको हमेशा
आपकी माइंड को डाइवर्ज करने की कोशिश करेगी, बताने की कोशिश करेगी कि कुछ नया करते हैं, कुछ न्यू स्टार्ट करते हैं। ये वो नेगेटिव प्लैनेट का एक्चुअल काम है कि आपको किसी तरह से नुकसान पहुंचाना, और वो आपके माइंड को टेस्ट कर रहा है और आपको अपनी माइंड को ही स्टेबल बनाना है। इसीलिए कहते हैं कि इस ईयर में आपको ज्यादा मेडिटेशन करना चाहिए, सो दैट यू आर एबल टू थिंक थ्रू करेक्टली, राइट चीजों को सोच सकते हो, फोकस रह सकते हो, और आपको अपनी डिप्रेशन को भी रोक सकते हो। सो यू विल एंड अप मेकिंग लॉसेस अगर आपने कोई भी नया डिसीजन लिया। सो फोकस्ड अप्रोच रहना है। मैंने कहा कि गोल बनाइए, रियलिस्टिक हो लेकिन स्टार्ट में चैलेंजिंग हो, और इसीलिए अगर आपने ये रूल को फॉलो किया, गोल बनाना रियलिस्टिक विथ चैलेंजिंग एंड विथ हार्ड वर्क, अगर आपने ये किया तो ये बेस्ट पीरियड भी हो सकता है। यू विल गेट रिजल्ट्स एट द एंड ऑफ द ईयर। अदरवाइज ये वर्स्ट पीरियड भी हो जाएगा। इसीलिए ये बेस्ट एंड वर्स्ट दोनों कंसीडर किया जाता है उन लोगों के लिए जो मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, और ज्यादा कोई नए काम के अंदर नहीं जाते हैं, कुछ नया डिसीजन नहीं लेते हैं, कुछ नया एक्शन नहीं लेते हैं। उनके लिए ये बेस्ट पीरियड बन जाता है। अदरवाइज ये आपके लिए वर्स्ट पीरियड भी बन सकता है, किसी के लिए भी वर्स्ट पीरियड बन सकता है। तो हार्ड वर्क एंड हार्ड वर्क फॉर द एंटायर ईयर विल गिव यू बेस्ट रिजल्ट और रिजल्ट अचीव्ड। अदरवाइज नो हार्ड वर्क, नो रिजल्ट, लेस रिजल्ट, या लॉस, या हमेशा नुकसान इन द जो भी आप काम कर रहे हो उसके अंदर। तो इस तरह से पर्सनल ईयर 4, देखिए मैंने कहा था कि एक ऐसे टाइम पे आ रहा है, एक ऐसे जंक्शन पे आ रहा है कि वो चाहता है कि आप कोई गलत काम करो। और अगर आपने गलत काम किया, मान लीजिए कि आपने एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया और बिजनेस नुकसान हो गया, अब आपको पता चल गया कि नुकसान हो गया, अब उसके बाद का जो ईयर आएगा वो पर्सनल ईयर 5 आएगा। 5 जो है वो आपकी सारी बिगड़ी हुई चीजों को बनाने के लिए आता है, और बनी हुई चीजों को और बनाने के लिए आता है। तो अगर आपने ऑलरेडी बिगाड़ ली है, तो आप 5 में क्या करोगे? उन चीजों को बनाने के चक्कर में रहोगे। आंधी आई है, बिल्डिंग गिर गई है, तूफान आ गया है, सारी चीजें तहस नहस हो गई है, तो क्या काम करेगा आदमी? बिल्डिंग लकड़ियों को उठाएगा, जोड़ेगा, उसको ठीक करेगा, राइट? तो पर्सनल ईयर 5 में आप वो कर लोगे। लेकिन आप इमेजिन करिए कि आपने बिल्डिंग ऑलरेडी खड़ी है, कोई तूफान आया, आप बिल्डिंग को कुछ नहीं हुआ क्योंकि आपकी नींव स्ट्रांग थी, और उस समय क्या हुआ, जब आपकी बिल्डिंग सही है तो आप उसके ऊपर एक और फ्लोर बना सकते हो, क्योंकि अब आपको इतना पावर देगा वो कि अब आप उस बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग खड़ा कर सकते हो। किसी की पैर ऑलरेडी टूट चुकी है, तो उस पैर को जोड़ने का काम पहले होगा या दौड़ने का काम पहले होगा? तो ये जोड़ने का भी काम करेगा और दौड़ाने का भी काम करेगा। इसीलिए 4 नंबर आया था कि आपके पहले पैर टूट जाए, ताकि आप जोड़ने में ही अपना अच्छा साल निकाल दो, और उसके बाद में क्या होगा फिर आगे आप देखो। सो एक्चुअली जो पर्सनल ईयर 4 जो है, ये दोनों चीजें देता है, बट प्रोवाइडेड हाउ यू आर गोइंग टू ट्रीट इट। हाउ यू आर गोइंग टू ट्रीट इट। बैटिंग कर रहे हो आप, बॉलिंग कर रहा है 4 नंबर राहु, और उसकी बॉल को आपको डक करना है, उसकी बॉल को आपको 6 मारना है, नहीं मारना है, प्लेट करना है, क्या करना है वो आप डिसाइड करोगे। बॉलर जो है वो अपने हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी डिसाइड करके आया है। सो यू कैन नॉट चेंज योर स्ट्रेटेजी, यू हैव टू वर्क विथ योर ओन स्ट्रेटेजी। और अल्टीमेटली यही है कि आपको इस ईयर में, इन नटशेल अगर मैं बोलूं, तो इस ईयर में किसी प्रकार का कोई भी रिस्क नहीं लेना है, कोई भी रिस्क नहीं लेना है। दिस इज द ओनली क्रक्स ऑफ दिस एंटायर पर्सनल एफर्ट। मैंने इतना कुछ बोला आपको 4 पे, बट अल्टीमेटली ये कि ये यार आपने कोई भी गलत काम किया तो इसका इम्पैक्ट आने वाले 2 से 3 साल तक रहेगा, कम से कम 2 साल तक रहेगा, 1 डेढ़ साल तो मिनिमम रहेगा। तो इसीलिए देखिए, कभी कभार हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं गलत टाइम पे और लॉस हो जाता है, तो उसको हम लॉस बिजनेस कई बार लोन लेके करते हैं, कर्जा लेके करते हैं, उसको भरने और उसमें बाहर आने में ही बहुत टाइम लग जाता है, और इसके लिए जो अच्छा टाइम जो होता भी है तो टाइम निकल जाता है, आगे पता नहीं चलता है। सो दैट इज वाई एवरी ईयर हैज इट्स ओन मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। सो मेरिट्स कुछ भी बहुत कम है इस ईयर में, डीमेरिट ज्यादा है। और डीमेरिट्स का मतलब है कि हमारा कोई भी पर्सनल ड्राइवर नंबर हो, पर्सनल ईयर 4 कहता है कि चुप लगा के रहो, मेहनत करते रहो, इधर उधर मत ध्यान दो, कोई नई चीजों को मत ट्राई करो, और आपके जब समय निकल जाएगा, अपने आप चीजें सही हो जाएगी और चीजें आपकी बैलेंस हो जाएगी, और आपको उससे ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो जो आप जॉब की बात कर रहे थे, बिजनेस स्टार्ट करने की बात कर रहे थे, नया जॉब ट्राई कर रहे थे, वो सारा कुछ मिलेगा, बढ़ चढ़ के मिलेगा, अच्छा मिलेगा इन द ईयर्स टू कम, द कमिंग ईयर्स। सो पर्सनल ईयर जब 4 चला गया, तो उसने इनविटेशन किसको दिया? पर्सनल ईयर 5। और 5 क्या है? प्रिंस है। इट इज अ बैलेंस एनर्जी। बैलेंस एनर्जी। जब आपने देखा कि एक तूफान आंधी भी कुछ उस पेड़ को रोक, कुछ तोड़ नहीं पाई, कुछ कर नहीं पाई, तो उसके बाद में जो वो पेड़ आपने जो सीड लगाई थी,
वो सीड के अंदर जो स्प्राउट निकला, उसने उसके रूट्स को भी स्ट्रांग बना दिया 4 पर्सनल ईयर के अंदर। तो उसके बाद में क्या होता है, वो जो आपने सीड लगाई थी, वो जो उसमें से आपने देखा होगा जो झाड़ बनता है, तो सबसे पहले फ्रूट निकलने से पहले एक फ्लावर निकलता है। एम आई करेक्ट? फ्लावर निकलता है। तो अब पर्सनल ईयर 5 जो है, वो फ्लावर लेके आया है। वो फ्लावर लेके आया है, वो ये आपको बता रहा है कि इट इज अ ईयर ऑफ एक्सपांशन। अब तैयार हो जाओ, क्योंकि आप जो चाहते थे वो अब आपको मिलने वाला है। सो इट इज अ ईयर वेयर यू कैन गेट एनीथिंग दैट यू डिजायर इन योर लाइफ। इट इज अ चेंज का ईयर। बोलते हैं ना, पॉजिटिव चेंज कब दिखा जाएगा? ये है वो ईयर जब आपको पॉजिटिव चेंज देगा। ट्रैवल करना है, चेंज चाहिए, करियर चाहिए, जॉब चाहिए, घर चाहिए, कंट्री चेंज करना है, जॉब चेंज करना है, वीजा अप्लाई करना है, कोई भी प्रकार का रिस्क जो मैं बोल रहा था नहीं लेने का, 4 में यहाँ पर मैं बोलता हूँ जो रिस्क लेना ले लो। एंड आप टेकिंग एनी रिस्क दैट यू वांट एंड थिंग्स विल कम इन योर फेवर। थिंग्स विल कम इन योर फेवर। सो ये पर्टिकुलर ईयर जो है, वो आपको क्या कहता है? पर्सनल ईयर 5 कहता है कि इट इज अ ईयर ऑफ अनएक्सपेक्टेड गेन्स, यानी कि सक्सेस एंड एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। ऐसे साल में आपको, जब पर्सनल ईयर 5 आपका आया, 5 नंबर कौन है? प्रिंस है। और मैंने कहा कि उसका कोई दुश्मन नहीं है, वो किसी के भी घर में कभी भी जा सकता है, वो किसी के साथ भी बैठ सकता है। सो यू कैन एक्सपेक्ट समथिंग गुड और ग्रेट फॉर एवरीवन। और इसीलिए मैं कहा कि पर्सनल ईयर 4 का काम यही है कि आपको वो परेशान करे। और उसने अगर परेशान किया तो ये ईयर का काम क्या है? उस परेशानी को, उस घाव को ठीक करना, उस भरना। लेकिन आपकी जो एक्सपेक्टेशन थी कि आपको कुछ मिल जाए, कुछ ग्रोथ मिल जाए, कुछ पैसा मिल जाए, तो वो आपका सब ऑलरेडी चला गया है। आपने उसमें गवा दिया है। अब आपको फिर से खड्डा खोदना पड़ेगा। तो ये आपको खड्डा खोदने में हेल्प करेगा। तो खड्डा खोदना है, और खोद के चीज़ों को वापस से न्यू और फाउंडेशन देना है। ज़ीरो से स्टार्ट करना है कि ऑलरेडी आप 50 पे हो या 70 पे हो और उसको आप 100 पे ले जाना चाहते हो। सो दिस इज़ दैट ईयर व्हिच विल टेक यू टू दैट नेक्स्ट लेवल, अलग लेवल पे। तो चाहे आप करियर के लिए ट्राई कर रहे हो, चाहे आप घर के लिए ट्राई कर रहे हो, जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, कंट्री चेंज करने के लिए ट्राई कर रहे हो, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड गेन्स। फॉलो योर पैशन। बिजनेस करना है, जॉब चाहे करना है। अब हालांकि बिजनेस, और बिजनेस के लिए मैं वही कहूंगा, पार्टनरशिप बिजनेस के लिए, कि आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली पहले वो भी चेक करना जरूरी है कि वो योग बन रहा है कि नहीं बन रहा है, वो है या नहीं है। और उस बेसिस पे आपको करना है तो कर सकते हो। अदरवाइज गेन्स 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 तो है ही है। जैसे कहते हैं ना कि बंजी जंपिंग करना है, बिल्कुल कर लो। बंजी जंपिंग का मतलब ये नहीं कि फिजिकल बंजी जंपिंग, ये रिस्क लेने की बात कर रहे हैं हम एग्जाम्पल लेके, कि रिस्क ले सकते हो आप किसी भी प्रकार का पर्सनल ईयर 5 में। और इसीलिए पर्सनल ईयर 5 में आप जितना आपने मेहनत किया था पर्सनल ईयर 4 में, जस्ट आपको एक कंपैरिजन बता रहा हूँ समझने के लिए। जैसे इमेजिन करिए कि आपने पर्सनल ईयर 4 में जितना भी मेहनत किया है, मैंने कहा कि 20% रिजल्ट मिलेगा या 30% रिजल्ट मिलेगा, मैक्सिमम खींच खाच के 40%, 60% तो गया। वही अगर सिमिलर एफर्ट्स आपने पर्सनल ईयर 5 में लगा दिया, तो आपको 150% रिजल्ट मिल जाएगा। तो अब आपको देख समझ में आ गया कि पर्सनल ईयर 5 के पास कितनी पावर है, कितनी स्ट्रेंथ है। सो मेहनत जो आपने वहां किया है, उसका रिटर्न और इंटरेस्ट सब इधर मिलेगा। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ पर्सनल ईयर 5। और इसीलिए इसके साथ कोई भी नेगेटिव ईयर ड्राइवर नंबर नहीं है, सबके साथ इसका रिलेशन अच्छा है। सो इसीलिए कहते हैं कि अगर आप यहाँ देखोगे तो सबके साथ इसका स्टार रेटिंग अच्छा ही है। 5 नंबर पर्सनल ईयर कोई भी ड्राइवर नंबर 1 से लेके 9 के साथ में मिनिमम 3 स्टार तो है ही है। सो एवरीबडी इज देयर टू गेन। सो इसीलिए अगर किसी को कोई रिजल्ट चाहिए, जैसे मान लीजिए कि किसी की एक्सपेक्टेशन जो होती हैं, ओवरऑल पॉजिटिव ईयर सबके लिए है। यू विल गेट व्हाट यू वांट। टैगलाइन क्या कहता है? रेडी टू गेट व्हाट यू वांट इन लाइफ। चेंज, वैरायटी, हर चीज आपको मिल सकती है। एनीथिंग दैट यू वांट यू कैन गेट। एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड गेन्स। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि जब टाइम अच्छा आता है, तो लेजी पीरियड, लेजी प्लैनेट आपको रोकने की कोशिश करते हैं, आपको दबाने की कोशिश करते हैं। आप बोलते हैं सब कुछ ठीक चल रहा है, चलने तो जैसा चल रहा है, क्यों रिस्क लेना? जब सब कुछ अच्छा चला, आपके मन में कभी आता होगा, जब सब कुछ सही चल रहा है तो काय के लिए चेंज करना, काय के लिए रिस्क करना? वो आपका सिचुएशन ऐसा बना देगा। और आपको ये रियलाइज करना चाहिए कि मूर्ख, हमको यही समय है करने का, बाद में ये समय मिले या ना मिले। सो जो कुछ भी है, देखिए, एक पर्सनल ईयर आपका आया था 1, जब आपको कह रहा था जो करना है कर लो। दूसरा पर्सनल ईयर आया आपका 5, जो कहता है जो करना है कर लो। और दोनों के बीच में 3 पर्सनल ईयर ऐसे हैं, 2, 3 और 4,
जो तीनों ने अपनी अपनी स्पेसिफिक रूल्स बनाई हुई है, आप उसको ध्यान में रखते हुए काम करो। इसीलिए आप कभी भी किसी की लाइफ कंसिस्टेंट जैसी नहीं चलती है। एक एक 2 साल अच्छा, 1-2 साल डाउन, 1-2 साल अच्छा, 1-2 साल डाउन, या बहुत ऊपर चला गया, एकदम से नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। क्योंकि वो ईयर जो है आपको वेव वाले फीलिंग दिलाते हैं, आपके लाइफ को भी वेवी बना देते हैं। करियर, जॉब, सक्सेस को भी वेवी बना देते हैं। हर चीज़ हमारे मटेरियल चीज़ों से हम जोड़ते हैं। हम हर चीज़ की कनेक्शन, आप मैं जितनी बार आपको पर्सनल ईयर की बात सिखा रहा हूँ, आपका माइंड हमेशा चल रहा होगा कि पैसा कितना आएगा, मटेरियलिस्टिक चीज़ें कितनी मिलेगी, ग्रोथ कितना आएगा, टर्नओवर कितना बढ़ेगा। आपका हर चीज़ मटेरियलिस्टिक चीज़ों से ही जुड़ा है। घर मिलेगा क्या? गाड़ी मिलेगा क्या? लोन भर पाऊँगा क्या? यानी कि आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हो, और इसीलिए हमारे डिसीज़न जो हैं, वो उसी के इर्द-गिर्द में रहते हैं हमेशा। और हर साल हमारे लिए वो डिसीज़न लेने के लिए नहीं होते हैं। हर साल हमारे लिए वो काम करने के लिए नहीं होते हैं। जैसे मैं क्रिकेट का एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, हर बॉल 6 मारने के लिए नहीं होता है। कुछ बॉल को रिस्पेक्ट देने की भी ज़रूरत है, तो इसीलिए कुछ पर्सनल ईयर को उनके अकॉर्डिंग उनकी रिस्पेक्ट देने की भी ज़रूरत है। तो वो रिस्पेक्ट अगर हम देंगे उनको, तो वो रिजल्ट भी जाते-जाते देंगे। लेकिन अगर हमने उसको सोचा कि हम हर बॉल को, यॉर्कर बॉल को 6 मारेंगे, तो वो बोल्ड हो जाएँगे। डेफिनिटली एक आध बॉल ऐसा होगा जो बोल्ड करा ही देगा। सो इसीलिए इस पर्सनल ईयर में आप बिना बिना पैराशूट के उड़ना चाहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बराबर जगह पे ही लैंड करोगे, ये कन्फर्म है। सो दिस इज़ द पावर ऑफ ईयर्स, दिस इज़ द पावर ऑफ एवरी पर्सनल ईयर। सो देखा आपने पर्सनल ईयर 5 को हम क्यों इतना इम्पोर्टेंस दे रहे थे, तभी क्योंकि ये ईयर जो है आपको अब फ्लावर दिखा रहा है। जब फ्लावर दिख गया तो अब तो वेट करोगे कि अब खा के जाऊँगा फ्रूट, छोड़ूँगा नहीं। 5 साल निकाल लिया है मेहनत करके, पानी डाल के, सीड करके, बहुत सारी चीज़ें की मैंने, मेहनत की, उसके पीछे बैठ-बैठ के रातें हराम की है मैंने। रातों को मैंने अपने आँखों को मैंने जो है वो खोल के रखा है, ताकि कोई उस पेड़ को खराब ना करे, उसके ऊपर कोई पॉइज़न ना डाले, और इसीलिए अब मुझे फ्रूट तो चाहिए ही चाहिए। और आपने हर एक ईयर को एक राइट राइट ट्रीटमेंट दिया है। जब वो राइट ट्रीटमेंट दोगे, तो फ्रूट खाने का भी टाइम आएगा, और इसीलिए जब पर्सनल ईयर 5 जाएगा, तो उसको बैक टू बैक आपको पर्सनल ईयर 6 को इन्विटेशन देके जाएगा। 1 से लेके 5 के बीच में कोई ऐसा पीरियड नहीं था जो बैक टू बैक आपको सेम काम करने के लिए कहता था या सेम रिजल्ट देने वाला था। लेकिन पर्सनल ईयर 5 जब जाएगा, तो वो पर्सनल ईयर 6 को इन्विटेशन देगा, वो बोलेगा आओ बेटा, तुम्हारा टाइम आ गया। और जब पर्सनल ईयर 6 आया, तो जो सीड आपने लगाई थी 5 साल पहले, 6 साल पहले, सीडिंग जो की थी वो किसी एक पर्पज़ से की थी, किसी एक सेल्फिश मोटिव से की थी। वो सेल्फिश मोटिव क्या था? फ्रूट। वो आम का पेड़ या एप्पल का जो भी हो, वो फ्रूट खाने का आपका सेल्फिश मोटिव था, क्योंकि मुझे वो चाहिए, और उसके लिए आपने अपना 5-6 साल का टाइम जो था, पेशेंस जो था, एफर्ट जो था, हर चीज़ आपने लगाया, ताकि यू गेट दैट रिजल्ट एट द राइट टाइम। सो ये फ्रूट खाने का टाइम आ गया अभी। सो दिस 6 पर्सनल ईयर जो है, पर्सनल ईयर 6 इज़ द टाइम टू ईट द फ्रूट। अब फ्रूट मिल रहा है आपको खाने के लिए, और इससे बेटर क्या हो सकता है कि जो पर्सनल ईयर 1 से लेके 9 की हम बात करते हैं, तो 5 आपका अच्छा ईयर था और 6 आपका रिपीट हो रहा है वापस। सो 5 और 6 बैक टू बैक ऐसे पीरियड आते हैं जो आपको कंटिन्यूटी या रिजल्ट कंटिन्यूअस देते हैं, यानी कि आपको सक्सेस देते हैं। पर्सनल ईयर 6 है क्या? मटीरियलिस्टिक चीजें, शराब, शवाब, कबाब, आपकी जो भी महत्वाकांक्षाएं हैं, जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन है, जो भी आपकी नीड्स हैं, जो भी आपकी वांट्स हैं, वो सब देने के लिए आया है पर्सनल ईयर 6। इवन फॉर ड्राइवर 3, क्योंकि हर एक के लिए लाइफ में क्या चाहिए? मटेरियल, पैसा, यही सबको चाहिए। एम आई करेक्ट? और ये 6 के पास वही पावर है देने के लिए। तो अगर आप ड्राइवर 3 हो, तो आप भी प्यार से उसको लेने की कोशिश करोगे, बोलोगे आ जाओ भैया, आ रहे हो तो दे दो चुपचाप। तो उसको भी वो खराब नहीं करेगा, बट प्रॉब्लम कहाँ करेगा? देखेगा मेरा दुश्मन मेरे से मांग रहा है, तो बाकी चीज़ें तो मैं दे दूँगा, लेकिन साथ में थोड़ा-सा हेल्थ इश्यूज़, थोड़ा-सा मैरिज रिलेटेड इश्यूज़, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मैं क्रिएट करने की कोशिश करूँगा। बट हमें उन चीज़ों को ध्यान रखना है कि उससे रिलेटेड कोई भी हमारा रूल चेंज ना हो, हमें हेल्थ को ध्यान नहीं देना, हमारे हेल्थ को कोई हम मिस नहीं करें, हमारे रिलेशनशिप को लेके हम ज़्यादा कोई, कभी-कभी क्या होगा, हस्बैंड-वाइफ के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाएगा और उसके कारण चीज़ें खत्म हो जाएगी, खराब हो जाएगी। सो उसको अवॉइड करना है, वो पीरियड को हमें वो चीज़ के लिए ध्यान रखना है। बाकी चीज़ें के लिए तो ये आपको हर बॉल पे 6 मारने के लिए बोल रहा है कि मारो, जैसा मारना है वैसे मारो। सो पर्सनल ईयर 6 इज़ द टाइम टू ईट दैट फ्रूट, बट जब आपको कोई चीज़ सक्सेस मिलती है, तो साथ में क्या मिलती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो दिस इज़ अ ईयर
वेयर इट इज गोइंग टू गिव यू लग्जरी, ग्लैमर, हर चीज आपको देने के लिए है। होम, फैमिली, रिलेशन, हर चीज देता है ये। लग्जरी, ग्लैमर, होम, फैमिली, रिलेशन, सब कुछ देगा ये। इसीलिए आपकी किसी को मैरिज करना है, वो बहुत दिन से उनकी मैरिज नहीं हो रही है, तो मैरिज का भी टाइम है, राइट टाइम है, मैरिज हो सकता है। हेल्थ, अगर कोई गाड़ी खरीदना है, कुछ अगर कोई भी किसी भी कोई भी पर्टिकुलर चीज जो है, जैसे मैंने डिवोर्स वर्ड लिखा है, तो जैसे किसी को डिवोर्स करना है, बहुत दिन से उनका अटका पड़ा है केस, वो भी हो सकता है। मैं ये प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि कोई डिवोर्स करा ले उस समय, बट अल्टीमेटली क्या है कि ये हर एक चीज के लिए खड़ा है देने के लिए। तो अब आपकी नीड क्या है, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, यू कैन गेट दैट, बिकॉज शुक्राचार्य को जो चाहिए वो मिल जाएगा, उनके पास में सारा कुछ है, उनके पास में तरीके सारे चीजों को देने का है। और इसीलिए पर्सनल ईयर 6 गिव्स यू बेसिकली एवरीथिंग दैट यू वांट इन लाइफ। और बैक टू बैक 5 के बाद बैक टू बैक 6 जो है आपको रिजल्ट दे रहा है। सो 6 का मतलब हुआ, जब आपको जब कोई चीज का सक्सेस मिलता है, कोई चीज का ग्रोथ मिलता है, तो साथ में क्या आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। करेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तो 6 इज गोइंग टू गिव यू रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी मल्टीपल टाइप्स का होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए कि शादी किसी की हुई, तो हस्बैंड और वाइफ एक साथ रहने लगे, हस्बैंड को वाइफ के लिए प्रति और वाइफ का हस्बैंड के प्रति एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। कोई अपने हिसाब से कभी कुछ भी कर रहा है जब वो बैचलर है, बट जब वो शादीशुदा हो जाता है तो देर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। बच्चे हैं उसके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑफिस में अगर कोई प्रमोशन मिल जाता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। बिजनेस अगर आप कर रहे हो, तो बिजनेस जैसे आप स्टार्ट करते हो, तो वो बिजनेस भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह से देखा जाता है। यहाँ तक के मान लीजिए कि कोई न्यूक्लियर फैमिली में अगर कोई रह रहा है, और मदर इन लॉ या फादर इन लॉ कहते हैं फोन करके, हम आ रहे हैं आपके घर में 2 महीने के लिए रहने के लिए, अब सास जो है, बहू जो है, वो बोलेगी अब मुझे जल्दी उठना पड़ेगा, सास ससुर का मुझे ख्याल रखना पड़ेगा, खाना बनाना पड़ेगा, वैसे में बाहर से मंगा लेते हैं हम लोग, लेकिन अब खाना बनाना पड़ेगा, ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो अल्टीमेटली इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको इसे पॉजिटिव तरह से देखना है, इसको नेगेटिव तरह से नहीं देखना है। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स वर्क, ऑफिस, कंपनी, इंडिविजुअल, माई सेल्फ, अदर्स, फैमिली, फ्रेंड्स, ओवरऑल सबके प्रति कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बढ़ती है। ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, एंड इसीलिए कहते हैं इट इज एन ओवरऑल अ ग्रोथ ईयर। और हर चीज जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो पर्सनल ईयर 6 को, आप वो पर्सनल ईयर 6 आपको देने के लिए रेडी है। सो यू कैन गेट एवरीथिंग। और इसीलिए बैक टू बैक आप इस ईयर में भी रिस्क ले सकते हो, जंप कर सकते हो। जंप मतलब बिल्डिंग से जंप नहीं, जॉब स्विच कर सकते हो, कंपनी स्टार्ट कर सकते हो, बिजनेस पार्टनरशिप कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपका डेट ऑफ बर्थ परमिशन देता है आपके कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली, तो वो भी कर सकते हो। शादी कर सकते हैं, बच्चा प्लान कर सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, घर खरीद सकते हैं। अल्टीमेटली 6 का ईयर का मतलब ये हुआ कि ये शुक्र जो है, ये आपको आया है मटीरियलिस्टिक गेन्स देने के लिए। मटीरियलिस्टिक गेन्स देने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ाने के लिए। तो मैरिज रिलेटेड चीजें अगर कोई अगर आप मान लीजिए किसी की कैलकुलेशन कर रहे हो, कोई पूछता है कि मेरी शादी का योग कब है, तो आप बोल सकते हो जो उनका पर्सनल ईयर 6 होगा, पूछेंगे कि मैरिज हो सकता है, आप बोल सकते हो यस हो सकता है। घर खरीदने के चांसेस हैं कि हाँ हो सकते हैं, घर खरीद सकते हो। बेबी प्लानिंग कर सकते हैं कि हाँ कर सकते हैं। कंट्री चेंज कर सकते हैं कि यस देयर इज अ पॉसिबिलिटी। वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यस। जॉब चेंज, यस। बिजनेस जॉब, यस। प्रमोशन मिल सकता है क्या, यस। ब्लेसिंग ईयर बोला जाता है इसको, इट इज अ ईयर ऑफ ब्लेसिंग। सो अल्टीमेटली सबके लिए कुछ ना कुछ है। अब कई बार क्या होता है, देखिए, कुछ ऐसे ही एज होते हैं, कुछ ऐसे ईयर्स होते हैं, हमारे एज, हमारी खुद की एज, जैसे लड़की है, लड़की की शादी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, लड़के की भी शादी इंपॉर्टेंट होता है। अब बाकी चीजें डेफिनेटली वेट कर सकती है, लेकिन जैसे शादी का टाइम आता है, एक एक सर्टेन एज होता है शादी का। जैसे कुछ जगह पे मान लीजिए राइट एज बोला जाता है 25 साल और 28 साल के बीच में, या 24 और 28 के बीच में एक एज जो होता है, वो एक राइट एज होता है फॉर मैरिज। सो उस पीरियड में अगर इस टाइप के ईयर्स आते हैं, जैसे 5 आ गया, 6 आ गया, 1 आ गया, वो एकदम से एग्रेसिव हो जाता है फॉर दोज थिंग्स। और इसीलिए आपकी प्रायोरिटी बन जानी चाहिए वो। जैसे ये 6 पर्सनल ईयर में अगर लड़की 27 ईयर्स की है, 28 ईयर्स की है मान लीजिए, या 26 ईयर्स की है, इट इज द राइट एज फॉर गेटिंग मैरिड। अब योग तो आ गया, अब उसका डायरेक्शन जो है वो कहीं और चल रहा है। उसको लग रहा है कि मैं अभी पहले करियर बनाऊं, उसको लगेगा कि पहले मैं अपना जॉब चेंज करूं, मैं बिजनेस स्टार्ट करूं। तो आपने अपने एक्चुअल जो एक योग बना है मैरिज का, उसको छोड़ के आपने कोई और जगह पे आप अपना दिमाग लगा रहे हो, तो आपको उसमें सक्सेस तो मिलेगा। लेकिन हो सकता है कि कुछ टाइम निकल जाने के बाद वही ईयर
आपके लिए वही पर्सन को मैरिज के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। और आपने देखा होगा बहुत लोगों की शादी जो है ना अटक जाती है। क्यों? क्योंकि वो राइट ईयर में जब उनका पर्सनल ईयर आया था तब उनका प्रायोरिटी जो था वो कुछ और था, उनका काम कुछ और था। और इसीलिए वो योग जब चला गया, कोई भी चीज का योग होता है, उस योग को समझना जरूरी है। उसको राइटली अगर आपने ट्रैक टैग किया तो वो आपको बेस्ट रिजल्ट देगा। और वो पीरियड चला जाएगा तो जैसे कई बार क्या होता है, 6-6 7-7 साल के बाद वो पीरियड वापस आता है। अब जैसे 6 चला जाएगा ना, तो आपको फिर से काफ़ी समय लगेगा, 3 साल, 4 साल ऐसा टाइम भी लग सकता है। या सिमिलरली अगर 1 चला जाएगा तो 2-3 साल का टाइम लग सकता है। तो 2-2, 4-4 साल की गैप हो सकती है और उस बीच में जो ऑलरेडी 27, 28, 29 की एज में थे, तो उनका सीधे चला जाएगा 33, 34। इसका मतलब जो मैरिज हो सकता है कि हो, लेकिन जो मैरिज जितनी क्वालिटी वाली चाहिए वो नहीं हो। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन जजिंग अ पर्सन्स राइट थिंग्स एट अ राइट टाइम। सो अब जब 5 में, 6 में, 1 में जो मैरिजेस होंगी, उनके बीच में उनकी कंपैटिबिलिटी लेवल अच्छी होगी। उनके बीच में वो लड़का और लड़की दोनों जैसे चाहिए वैसे लड़के लड़की मिलेंगे। मिलने का मतलब है कि उनको जिस जिस मन चाहा जैसा दूल्हा दुल्हन चाहिए वो मिलने के चांसेस बन जाते हैं। उसके अच्छे हेल्दी उनकी बॉन्डिंग होती है। लेकिन उसके बाद अगर वो पीरियड के बाद अगर हम जाके आउट ऑफ द पीरियड जाके कोई भी काम करते हैं जो उसके फेवर नहीं करेगा वो, तो उस पीरियड में कॉम्प्रोमाइजिंग मैरिजेस, कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशंस, कॉम्प्रोमाइजिंग जॉब्स, ऐसी चीजें मिलती हैं। तो क्या हम चाहेंगे कि ये सब चीजें हमारे साथ हो जिसके बाद हमें लाइफ निकालना है? इसीलिए हर चीज का एक राइट टाइम, राइट पीरियड, राइट एज होता है। और जब आप किसी की कैलकुलेशन करोगे, जब आप किसी की रीडिंग करोगे, तो मेक श्योर यू मेक दिस ईयर द प्रायोरिटी। कैलकुलेशन में इन चीजों को उनकी प्रायोरिटी बनाइए और वो आप बताइए। तो मे बी आप जब देखोगे कि ये मैरिज का एज है और उसकी शादी नहीं हुई है, तो आपकी कैलकुलेशन में मैरिज शुड बी द फर्स्ट पॉइंट जो आप बताओगे। वो बोलेंगे मेरे को जॉब बदलना है, उनका माइंड भी चलेगा जॉब के तरफ, बिजनेस के तरफ। तो आप उनको ये बोलते हुए बोलोगे कि देखिए, बिजनेस भी हो सकता है, जॉब भी अच्छी हो सकती है, लेकिन मैरिज का प्रायोरिटी ज्यादा है, मैरिज आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी के लिए। तो मैरिज अगर आप करते हो साथ में बिजनेस और जॉब की प्लानिंग करते हो, तो डेफिनेटली दोनों चीजें हो सकती है। बट अगर आपने मैरिज को छोड़ते हुए अगर कोई काम किया, तो शायद आगे आपको मैरिज में प्रॉब्लम आ सकती है। सो दिस इज हाउ कैलकुलेशन के साथ में उनका राइट। अब जिसकी शादी नहीं हुई है उसको बच्चा प्लानिंग करने के लिए आप नहीं बोल सकते हो ना। एग्जैक्टली exactly, जिसको कभी जिसको फॉरेन जाना ही नहीं है उसको आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं आप फॉरेन में ट्राई करो। उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है, वो भी इंपॉर्टेंट है। जिसकी कैलकुलेशन में ये बताएगा कि उसको बिजनेस सूट नहीं करेगा या बिजनेस और पार्टनरशिप उसके लिए अच्छा नहीं है, और वो अगर आपको कहेगा कि मैं इस ईयर में बिजनेस कर सकता हूँ, पार्टनरशिप कर सकता हूँ, आप उनको यस नहीं बोल सकते हो क्योंकि उनके लिए बिजनेस या पार्टनरशिप इज नॉट फेवरेबल। सो अल्टीमेटली ये छोटी छोटी चीजों को आपको खुद ही एनालाइज भी करना पड़ेगा ऑन अ टाइम टू टाइम बेसिस, और उस बेसिस पे आपकी जो रीडिंग निकल के आएगी वो उसी अकॉर्डिंग टू निकल के आएगी। क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? मैंने 6 तक का कवर कर लिया है। ज्यादा तो नहीं लग रहा है, लोड तो नहीं लग रहा है आपको एकदम से बहुत ज्यादा हो गया? एवरीबडी इज गेटिंग इट क्लियरली? समझ में आ रहा है सबको? एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग जो भी मैं बता रहा हूँ? मैंने बहुत ही डिटेल में जाके चीजों को एक्सप्लेन किया है। आई एम नॉट ट्राइंग टू टेक शॉर्टकट रूट हियर। और इसीलिए हर छोटी छोटी चीजों को मैंने प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है विथ एग्जाम्पल्स। और उसे अगर आप प्रॉपरली अप्लाई करोगे, सो इट विल हेल्प यू क्रिस्टल क्लियर, जैसे आपने कहा। यस, इट इज गोइंग टू बी क्रिस्टल क्लियर। और इनको आप एक दो बार सुनोगे ना, मेरी रिकॉर्डिंग को जितनी बार आप लोग सुनोगे, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। कहीं लिख के रख लो, ये बाकी स्टूडेंट्स भी बोलते हैं, यही सेम चीज मैं भी बता रहा हूँ। जितनी बार मेरी रिकॉर्डिंग सुनोगे आपको नया सीखने को मिलेगा। तो आपके ऊपर है कि आप कितना सीखना चाहते हो। दैट इज द ओनली मैसेज फ्रॉम मी। सो पर्सनल ईयर 7 की बात करते हैं। पर्सनल ईयर 7 जो है, पहले हम टॉपिक सीखेंगे। क्वेश्चंस तो कभी भी लिए जा सकते हैं। पर्सनल ईयर 7, ये क्वेश्चंस तब आता है माइंड में ना जब आपका माइंड वहां क्वेश्चन पे होता है, टॉपिक पे नहीं होता है। दैट इज द रीजन, एंड अनफॉर्चुनेटली आई डोंट हैव आंसर टू दैट। पर्सनल ईयर 7 कौन सा है? अब देखिए क्या हो रहा है। माइंड आई विल टेक 15-20 मिनट। 7, 8 और 9 थोड़ा जल्दी हो जाएगा क्योंकि वो उतना, उसमें थोड़ा बहुत बेसिक चीजें हैं जो आपको जानना जरूरी है। अब पर्सनल ईयर 6 जब हो गया, अब आपने नोटिस किया होगा पर्सनल ईयर 1, पर्सनल ईयर 3 टू सम एक्सटेंट, 5 और 6, इन ईयर्स को मैंने कहा है कि ये आपके लिए एक राइट डिसीजन वाले ईयर्स हैं। अब आपने फ्रूट खा लिया। क्या करते हैं हम फ्रूट के बाद, खाने के बाद पेड़ की तरफ देखते भी नहीं है।
पेड़ की तरफ देखते भी नहीं है। और पर्सनल ईयर 7 आ गया है। 7 इज अ बॉडी विदाउट द हेड। बॉडी विदाउट द हेड यानी कि अब आपने फ्रूट खा लिया तो आपने उसको छोड़ दिया वहीं पे उसके अपने हालत पे। और पर्सनल ईयर 7 का मतलब हुआ कि जब 6 था वो पीक था, अब वो डिक्लाइन होना चालू हो रहा है। अब वो फेज जो है वो डिक्लाइनिंग फेज में आ रहा है। जो आपकी जो जर्नी थी वो जर्नी अब 9 साल की जो जर्नी थी उसमें अब वो स्लोप नीचे आने लगा है। जैसे आप किसी स्टीप को चढ़ते हो तो उसके बाद में स्लोप भी आता है, तो स्लोप में क्या करते हो, आप गाड़ी को न्यूट्रल कर लेते हो, या आजकल ऑटोमेटिक गाड़ी में आप नहीं कर सकते हो, बट अदरवाइज न्यूट्रल में हम आराम से नीचे आते हैं। तो वो अब स्लोपिंग में आ रहा है, यानी कि अब वो अब फेज आउट वाले पीरियड में जा रहे हैं हम। अब नेक्स्ट जर्नी स्टार्ट होने की तैयारी में हम ऑलरेडी चले गए हैं। सो जो पर्सनल ईयर 7 आया है, तो सबसे पहले आपने 1 से लेके 6 तक की जो आपने जर्नी तय की है, वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग रही होगी। बहुत कुछ आपने उसमें अलग-अलग चीज़ों को मैनेज किया होगा, और इसीलिए आपने अपने बारे में कुछ नहीं सोचा। आपने जो भी किया, वो अपने ग्रोथ, अपना फ़ायदा, अपना बिज़नेस, अपना वर्क, आपने फैमिली, शादी, रिलेशन इनके लिए किया। लेकिन अब ऐसा भी टाइम आता है कि जब आपको थोड़ा-सा रेस्ट लेने की ज़रूरत होती है, इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत होती है। जब फ्रूट खा लेते हैं, तो पत्तों को ऐसे ही छोड़ देते हैं झड़ने के लिए। और अब एक तरह से कहीं न कहीं हम अपने आप में थोड़ा झाँकने की कोशिश करते हैं कि क्या अच्छा गया पिछले 6 साल में, क्या बुरा गया, क्या करना चाहिए आगे, आगे की प्लानिंग क्या होनी चाहिए, अगला जो हमारा जो हमारा अगला दशक होगा या अगला हमारा साइकिल होगा वो कैसा जाना चाहिए। तो इसीलिए पर्सनल ईयर 7 चूँकि उसके पास में हेड नहीं है, वो हेडलेस है, तो हर जगह पे भटकता है वो, हर जगह पे भटकता है। और इसीलिए अब आपका कहीं न कहीं इंस्टिंक्ट जो है, वो एक्टिवेट होना ज़रूरी है। आपको सबसे पहले टाइम अपने खुद के लिए निकालना ज़रूरी है, अपने फैमिली के लिए टाइम निकालना ज़रूरी है, अपने रिलेशंस के लिए टाइम निकालना ज़रूरी है, अपने फ्रेंड्स के लिए टाइम निकालना ज़रूरी है, अपने थॉट्स के लिए टाइम निकालना ज़रूरी है। और इसीलिए देखिए कई बार क्या होता है, हम बहुत लोग बोलते हैं ना, बहुत काम, 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 और उसकी वजह से फैमिली लाइफ डिस्टर्ब। कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई डिवोर्स, कोई ना कोई सडन प्रॉब्लम। अब 7 नंबर जब आता है, पर्सनल ईयर 7, तो इट इज़ अगेन सडन कोई एजुकेशन से जुड़ा हुआ कोई काम आप कर सकते हो, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ कोई काम कर सकते हो, होली ट्रिप कोई कर सकते हो, कोई ना कोई अ, मान लीजिए कि कोई किसी ऐसे 7 नंबर कहता है कि अब आपने अपने लिए कुछ करो, सैब्बाटिकल लीव ले लो, छुट्टी पे चले जाओ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, क्योंकि हो सकता है कि आपकी फैमिली जो है आपके काम से नाराज़ है क्योंकि आप उनके लिए टाइम नहीं निकाल रहे हो। सो 7 इज़ अ ईयर जहाँ पर आपको थोड़ा अपने लिए टाइम स्पेंड करना है। एजुकेशन के लिए हो सकता है, स्टडीज़ के लिए हो सकता है, कोई हॉबीज़ के लिए हो सकता है। इस ईयर में वापस से आपको कोई सेम काम नहीं करना है जो आपने पर्सनल ईयर 6 और 7 में किया है। नहीं, सेम काम का मतलब है कि आपको कोई रिस्क नहीं लेना है। कोई नया काम नहीं स्टार्ट करना है। अगेन ये कह रहा है आपको, अब आ जाओ वापस से अपनी जगह पे, थोड़ा-सा अपने दिमाग पे ज़ोर डालना कम करो और सोचो कि आगे क्या करना है। इंट्रोस्पेक्ट करो। और इसीलिए पर्सनल ईयर 7 चूँकि जब हमने जब हमने फ्रूट्स निकाल लिया, तो उसके बाद में 7 जो है इट इज़ अ डिसअपॉइंटमेंट। डिसअपॉइंटमेंट का नंबर है ना ये। 7 का फैक्टर क्या है? डिसअपॉइंटमेंट। इसका मतलब 7 कोई ना कोई डिसअपॉइंटमेंट भी लेके आता है। किसी ना किसी प्रकार का डिसअपॉइंटमेंट लेके आता है। और 7 से मतलब कनेक्शन ये हुआ कि जब हेड और बॉडी अलग हुआ है, इसका मतलब देयर इज़ अ सेपरेशन। सेपरेशन, सर जो है वो बिना बॉडी बिना सर के भटक रहा है सब जगह। इट इज़ सेपरेटेड। और सेपरेशन हो सकता है फ्रॉम मेनी थिंग्स। कई तरह के सेपरेशंस होते हैं। एक सेपरेशंस हो सकता है जैसे ट्रांसफर हो गया किसी का, सडनली ट्रांसफर हो गया, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया, ट्रांसफर हो गया। फैमिली से दूर चले गए, वो भी सेपरेशन होता है। बहुत दिन से कोई तू-तू मैं-मैं चल रहा है, डिवोर्स भी एक सेपरेशन है। किसी का ऑलरेडी रिलेशन चल रहा है और रिलेशनशिप टूट जाए बीच में, वो भी सेपरेशन है। शादी फिक्स है, शादी कैंसल हो जाए, वो भी सेपरेशन है। किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया, सेपरेशन ही कहा जाता है उसको। अल्टीमेटली हस्बैंड और वाइफ दोनों अच्छे से रह रहे हैं, हस्बैंड का ट्रांसफर हो जाए, उनको जाना ही पड़ेगा, वो भी सेपरेशन ही कहा जाता है। सो अल्टीमेटली ये आपको दूर कराने की कोशिश करा रहा है, यानी कि ये कोई सडन सडन डिसअपॉइंटमेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। सडन कोई ना कोई डिसअपॉइंटमेंट, कोई ट्रस्ट इश्यूज़ क्रिएट कर देगा। ट्रस्ट इश्यूज, डिसअपॉइंटमेंट इज ऑल्सो ट्रस्ट इश्यूज, राइट? ट्रस्ट कोई इशू आ गया, डिसअपॉइंटमेंट हो गया।
सो इसीलिए पर्सनल ईयर 7 में किसी प्रकार का कोई नया जॉब नहीं स्टार्ट करना चाहिए, बिजनेस नहीं स्टार्ट करना चाहिए, पार्टनरशिप नहीं करना चाहिए। ये आपको थोड़ा अनकन्वेंशनल थिंकिंग में लेके जाएगा। और 7 सेपरेशन है, यानी कि कोई ना कोई डेथ्स, यानी कि कोई पेड़ जब पुराना होता है तो उसके पत्ते झड़ जाते हैं, सूख जाते हैं, तो इसका मतलब कोई ना कोई डेथ, कोई बैड न्यूज, कोई ना कोई बैड न्यूज भी सुनने में आ जाए, कोई डेथ हो जाए, फैमिली में कोई डेथ हो जाए, कोई एज, ओल्ड एज में है कोई है, उसका कोई डेथ हो जाए, कोई सडन किसी की जान चली जाए, इस तरह की चीजें भी कहीं ना कहीं देखी जाती है 7 पर्सनल ईयर में। यानी कि देयर कैन बी लॉस, देयर कैन बी लॉस, एनी टाइप ऑफ अ लॉस। तो इसीलिए पर्सनल ईयर 7 क्या कहता है कि नाउ दिस पर्सनल ईयर 7 इज नॉट टू टेक डिसीजंस, नॉट टू टेक रिस्क। ये नॉलेज, विजडम, स्पिरिचुअलिटी, ऑकल्ट, इन चीजों के लिए बना हुआ है ये नंबर। यानी कि आप अपने विजडम नॉलेज को बढ़ाओ, एजुकेशन को बढ़ाओ, ऑकल्ट को बढ़ाओ, स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाओ, कुछ ना कुछ दान धर्म और चैरिटी कुछ करो, आप अपने कोई स्किल्स को डेवलप करो, सेबैटिकल लीव पे जाना है वो कर लो, कोई सत्संग कर लो, कोई स्पिरिचुअल काम कर लो, ये आपको कोई नया प्लानिंग करना है उसका एनालाइजिंग कर लो, कुछ आइडिया रीजनरेट करना है तो उसके लिए आप अपने थॉट्स को यूज करो, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का काम मत करो। रेस्ट कर लो, आराम कर लो, वो सारा कुछ कर लो, क्योंकि फिर आपके पास जब वो जर्नी 1 का चालू होगा तो फिर आपकी जर्नी वही साइकिल पकड़ेगी जैसे स्पीड आपने पकड़ा था। और एक बार आप किसी लेवल पे पहुंच गए रहते हो तो आप वहां से और ऊपर जाना चाहते हो, नीचे नहीं आना चाहते हो। सो उसके लिए आपकी जो पकड़ होगी और ज्यादा मजबूत जब होगी तभी जाके आप और आगे ऊपर जाओगे, नहीं तो वहां से जब गिरोगे तो और जोर से गिरोगे। सो इसीलिए पर्सनल ईयर 7 इज अ ईयर ऑफ नॉलेज, हीलिंग, एजुकेशन एंड फॉर ऑल दीज थिंग जो कि आपके नॉलेज को अपग्रेडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडर किया जा सकता है। इसीलिए पर्सनल ईयर 7 कहता है कि भैया मेरे पास भी ताकत नहीं है, मेरे पास वो ताकत नहीं है कि तुमको हर साल मैं पैसा लाके दूंगा और हर साल तुमको गाड़ी खरीदने को दूंगा। तुम थोड़ा सा अपने आप को टेस्ट करो कि अब आपने जो कुछ भी लिया है, जो कुछ भी आपके पास में है, उसको आप और कैसे रिफाइन कर सकते हो और बेटर कैसे कर सकते हो। तो एजुकेशन के लिए यूज करो, नॉलेज के लिए यूज करो, हीलिंग के लिए यूज करो, स्पिरिचुअलिटी के लिए यूज करो, छुट्टी पे जाओ, हॉलीडे पे जाओ, फैमिली को घुमाने को ले जाओ, कोई स्पिरिचुअल काम करो, कोई सत्संग का काम करो, कोई दान धर्म का काम करो, ये सब करो सो दैट यू कैन करेक्ट योर कर्मा ऑल्सो इन द मीन टाइम। बिकॉज आने वाला टाइम आपका वो भी चेक करेगा, आने वाला टाइम आपका कर्मा भी चेक करेगा। तो आप उसके लिए भी चीजों को थोड़ा सा राइट करो, बेटर करो। सो पर्सनल ईयर 7 इज विदाउट द हेड। इसीलिए अगर आपका कोई नॉलेज, एजुकेशन, इनसे रिलेटेड कोई अगर आपका काम है, वर्क है, तो आपको बहुत देगा, बहुत कुछ देगा, क्योंकि उसी से आपको पैसा मिलता है। तो वो आपका नॉलेज, एजुकेशन विल बिकम द मेन सेंटर पॉइंट ऑफ योर मनी। और अगर उससे रिलेटेड अगर आपका है तो आपको पैसा देगा। बट अब आप किसी और फील्ड में हो, कोई और काम में हो, कुछ नया जॉब चालू करना चाहते हो, कुछ नया ट्राई करना चाहते हो, उसके लिए पर्सनल ईयर 7 कहता है नो सॉरी, मेरे पास वो ताकत नहीं है। तुम करोगे, तुम्हारा रिस्क होगा और तुम्हारा लॉस भी होगा, क्योंकि इट इज अ ईयर ऑफ सेपरेशन। वहां से सेपरेट करा देगा, फट से सेपरेट करा देगा, छुड़वा देगा, अलग करवा देगा, विच मीन्स यू विल बी इन टू अ ट्रबल। तो पर्सनल ईयर 7 क्लियरली क्या कहता है कि आई डोंट हैव पावर टू गिव मनी, मटीरियलिस्टिक चीजें मैं नहीं दे सकता हूँ। आपको फॉर्मल एजुकेशन या इनफॉर्मल एजुकेशन से जुड़ा हुआ अगर कुछ करना है तो आप डेफिनेटली कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। सो आप वो कर सकते हो, आपकी नॉलेज, एजुकेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ये सब करिए, इसके लिए आपको डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। लेकिन साथ में आपको क्या करना है, मेडिटेशन कर लो, रिलीजियस टूर पे चले जाओ, ट्रैवलिंग कर लो, रिसर्च कर लो, कोई सेबेटिकल छुट्टी चाहिए, अपने आप को थक गए हो, थोड़ा सा आराम देना है, वो कर लो। एनालाइज करिए चीजों को, ऑर्गेनाइज करिए चीजों को। रिस्क नो वेयर, नो नो रिस्क, नो न्यू स्टाफ नहीं लिखा है, वो नो रिस्क है। नो रिस्क, नो रिस्क एट ऑल। सेपरेशन करा सकता है, ईयर ऑफ लर्निंग है, इसीलिए इसको रिसर्च और लर्निंग और ईयर भी कहा जाता है। सो देखिए, हर एक ईयर का अपना एक पावर है जो वो लेके आ रहा है, और हमें उस पावर के अंदर रहना है, उसको बाईपास नहीं कर सकते। अगर हमने किया तो इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर अस टू फेस। सो एवरी ईयर हैज अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, हर एक ईयर ने अपनी स्ट्रेंथ बनाई है, हमें वही स्ट्रेंथ पे खेलना है, हमें वही स्ट्रेंथ पे बैटिंग करना है। सो आफ्टर पर्सनल ईयर 8, आफ्टर पर्सनल ईयर 7, 8 जब आएगा, अब ये आपके कर्मा को चेक करेगा। मैंने कहा ना, कर्मा वाला टाइम भी आएगा, कार्मिक पीरियड का टेस्टिंग करने के लिए आया है। जितना आपने 1 से लेके 7 के बीच में, 1 से 7 नहीं, 9 से लेके
7 के बीच में, क्योंकि इसके बाद 9 आता है, तो 9 से लेके 7 के बीच में लास्ट 9 साल में जो भी गुल खिलाया है आपने, उसका ये कार्मिक अकाउंटिंग करेगा। न्यायाधीश है, न्याय का राजा है। आपने अच्छे काम किए होंगे, अच्छे कर्म किए होंगे तो अच्छे रिजल्ट देगा, बुरे कर्म किए होंगे तो बुरे रिजल्ट भी देगा। इसीलिए कहते हैं ना कि कर्मा से हम कभी भाग नहीं सकते हैं। कर्मा वही है जो आप जो कर रहे हो वो आपको देगा। आज देगा, बाद में देगा, 2 साल बाद देगा, 5 साल बाद देगा, अगले जन्म में देगा, बट देगा जरूर। तो कई बार उसको भी हम इग्नोर कर देते हैं। इसीलिए ऐसे कहते हैं कि वी शुड नॉट बी ग्रीडी इन एवरीथिंग दैट वी डू। माइंड आवर इंटेंशंस, माइंड आवर इंटेंशन, जो गुल खिलाया है उसका कार्मिक अकाउंटिंग देता है पर्सनल ईयर आर्ट। इसीलिए कहते हैं कि हमें थोड़ा सा स्पिरिचुअल काम करना चाहिए, थोड़ा एम्बिशियस होना ठीक है, बट देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन मटीरियलिस्टिक गोल्स एंड स्पिरिचुअल थिंग्स। सो स्ट्राइक द बैलेंस बिटवीन स्पिरिचुअलिटी एंड मटीरियलिस्टिक गोल्स। हम एक तरफ एक ही चीज में नहीं दौड़ते रहे, एक ही काम नहीं करते रहे। इसीलिए चैरिटी करना चाहिए, रिलीजियस कोई काम करना चाहिए, हीलिंग का कोई काम करना चाहिए, किसी को कुछ दान धर्म करना चाहिए। और इसीलिए कहा जाता है कि थोड़ा सा दान धर्म हमें हर महीने करना चाहिए। हर एकादशी को या हर अमावस्या को हमें कोई ना कोई चीज दान करना चाहिए। उससे क्या होता है, हमारा कर्मा जो है वो ठीक होता है। और पर्सनल ईयर 8 क्या कहता है कि इट इज अ ईयर वेयर वी हैव टू लुक एट हार्ड वर्क ऑल्सो, एंड मनी एंड फाइनेंस शुड बी बैलेंस टुगेदर। तो हार्ड वर्क करना जरूरी है, बट एट द सेम टाइम ये थोड़ा सा हमें गुड एंड बैड के बीच में एक रियलाइजेशन क्रिएट करवाता है। ये गुड और बैड दोनों रिजल्ट दे सकता है, लेकिन साथ में कहता है कि हमें हार्ड वर्क करना चाहिए। ये फाइनेंस और पैसे से रिलेटेड भी है, क्योंकि ये मनी मैनेजमेंट का है। तो मनी एंड फाइनेंस भी देता है, बट हार्ड वर्क के साथ देगा, मेहनत के साथ देगा। जैसा पर्सनल ईयर 4 ने दिया था, वैसे ही पर्सनल ईयर 8 देगा, लेकिन ये आपके कर्मा को ध्यान में रख के देगा, मेहनत करवा के देगा। आप राइट इंटेंशन के साथ जो काम करोगे वो आपको देगा। जैसे मान लीजिए कि कुछ लोगों के कोर्ट के केसेस चल रहे होते हैं, तो उस कोर्ट के केस में अगर इनका केस पड़ जाएगा उस टाइम पे, और वो कहेंगे कि मेरा कैसा रिजल्ट आएगा, तो अगर वो उनका अगर कर्मा खराब होगा उस पर्टिकुलर केस का, तो उनके अगेंस्ट में चला जाएगा। जैसे होता है ना कि हमने बहुत रेमेडीज की, बहुत उपाय की, किसी ने मर्डर किया है और वो अपने कोर्ट में केस चला रहा है, और वो ये सोचेगा कि मैं ये रेमेडी कर लूंगा, वो रेमेडी कर लूंगा, क्या ये केस मेरे फेवर में आएगा? नहीं, उसके अगेंस्ट में जाएगा। सो अल्टीमेटली ये आपके फेवरेबल और अनफेवरेबल रिजल्ट अकॉर्डिंग टू योर कर्मा देगा। तो आपके पास बहुत से लोग आएंगे, बोलेंगे नहीं मैंने तो कुछ गलती नहीं की, वो सामने वाले ने ऐसा किया, तो क्या ये मेरा अच्छा हो जाएगा, मैं ये रेमेडी करूंगा तो? आप बोल देना कि जो आपने कर्मा किया है, जो जो करोगे वही पाओगे, जो बोओगे वही आप काटोगे। सो अगर आप कितनी भी रेमेडी, हाँ ठीक है, पेन कम होगा। इसीलिए हमें हमारे कर्मा को भी छोड़ना नहीं है। तो जो हमने लास्ट 1 दशक में जो भी गुल खिलाया है, उसका इफेक्ट और रिजल्ट मिलेगा। ये प्रॉपर्टी का ईयर होता है। प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ अगर कोई काम आप करते हो, घर खरीदना, घर बेचना, अगर वो आप एक्सपेक्टेशन रखते हो, तो आपको इस साल में आपको वो वाला भी फुलफिलमेंट होते हुए मिलेगा। मतलब ये हुआ कि अगर आपने कोई घर खरीदना है सस्ते भाव में, तो मार्केट से मे बी आपका मार्केट से 2-4% आगे पीछे आपको वो अच्छी प्रॉपर्टी, अच्छी डील मिल जाए। अगर किसी को बेचना है अपना घर, तो वही सेम मार्केट से 1-8% ऊपर आपको एक अच्छी डील मिल जाए बेचने के लिए। तो ऐसा मत सोचिएगा कि बहुत कम में मिल जाएगा और बहुत सस्ते में मिल जाएगा और मेरा बहुत महंगे में बिक जाएगा। इट इज द बैलेंस बिटवीन द बोथ द थिंग्स। सो इट इज अ गुड ईयर एज वेल एज बैड ईयर अगेन। हार्ड वर्क का पीरियड है, मेहनत का पीरियड है, जैसा गुल खिलाया है वो देने के लिए आया है। और इसीलिए कहते हैं कि हम चैरिटी करना, हार्ड वर्क करना, मेहनत करना। हेल्थ को ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, हेल्थ को स्पेशली प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। किसकी हेल्थ को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? जिसका नंबर 1 होगा ड्राइवर, 2 होगा ड्राइवर, 4 होगा ड्राइवर, टू सम एक्सटेंट 4 का बोल रहा हूँ, 9 होगा ड्राइवर। क्योंकि ये हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, मैरिज रिलेटेड इश्यूज क्रिएट करेगा। जिसका ड्राइवर नंबर 8 होगा, सॉरी ड्राइवर नंबर 1 होगा, 2 होगा। क्योंकि पर्सनल ईयर 1 जब आया था, तो 8 वालों के लिए वही सजा दे रहा था वो। तो जब पर्सनल ईयर 8 आएगा, तो 1 और 2 के लिए भी वही सजा देगा। तो इसीलिए उनको भी हेल्थ रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, स्ट्रगल रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हेल्थ बड़ा हेल्थ में कहीं ना कहीं पैरों से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सो प्रॉब्लम विल स्टार्ट फ्रॉम द लेग साइड,
पैरों से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, वजन भी बढ़ा देगा, वजन बढ़ा देगा। और इसीलिए पर्सनल ईयर 8 जब आता है, उसके पहले से यार आदर, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि हमेशा वी शुड बी बैलेंसिंग आवर मटेरियलिस्टिक एंड स्पिरिचुअल थिंग इन बैलेंस विथ ईच अदर। हमें थोड़ा सा ओवरबोर्ड नहीं हो जाना चाहिए किसी चीज को लेके। अब 8 जब आता है तो आपको ये वर्कोहॉलिक बना देता है। जब वो वर्कोहॉलिक बनाता है तो आपको कहीं ना कहीं हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करता है। इसीलिए देयर शुड नॉट बी कंसिडर्ड एनी शॉर्टकट। पर्सनल ईयर 8 में किसी प्रकार का कोई शॉर्टकट शॉर्टकट तो नहीं लेना चाहिए, बट पर्सनल ईयर 8 में खास करके नहीं लेना चाहिए। फिजिकल वर्कआउट करना चाहिए, चैरिटी करना चाहिए, और जितना हार्ड वर्क करेंगे उसी के हिसाब से आपको उसका गोल आपका अचीव होते हुए मिलेगा। सो मनी एंड फाइनेंस रिलेटेड चीजें होती हैं इस साल में, इसीलिए मैंने कहा बाइंग एंड सेलिंग हाउस प्रॉपर्टी, ये सब चीजें की जा सकती है और आपको एक अच्छा प्राइस मिल सकता है बाइंग एंड सेलिंग दोनों के केस में। वर्कोहॉलिक बना देगा, इसीलिए हेल्थ समटाइम्स बिकम्स अ प्रॉब्लम। और इसीलिए डोंट इग्नोर कोई भी छोटे मोटे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होंगे तो उसको इग्नोर नहीं करें, ये खास ध्यान रखें। सो जितना मेहनत करोगे रिजल्ट आपको उतना नहीं दिखेगा, उसका रिजल्ट यू विल ऑलवेज फाइंड लिटिल लो। क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट ये फेज आउट हो रहा है पीरियड। 9 साल का जो आपका साइकिल है उसका ये फेजिंग पीरियड है। तो आप जितना भी मेहनत करोगे उतना रिजल्ट नहीं देगा। जैसे आप मान लीजिए कि नाइट में क्रिकेट खेलते हो, मैं क्रिकेट का एग्जांपल बहुत देता हूँ बिकॉज आई लाइक क्रिकेट। सो जैसे आपने देखा होगा कि जैसे सनसेट होता है तो लाइट रोशनी कम हो जाती है ना, तो वही बैट्समैन जो है उस बॉल को अच्छे से फेस नहीं कर पाता है। तो सेम चीज है कि जब आपका फेजिंग पीरियड चालू हो गया है, साइकिल खत्म होने को आ गया है, तो उस पीरियड में आपको क्या होगा कि जो रिजल्ट भी होगा वो भी कम मिलेगा, उतना ज्यादा नहीं मिलेगा। और शनि वैसे भी आपको टेस्ट करके देगा, ट्राई करके देगा, आपको जज करके देगा, और इसीलिए आपको इन सब में टाइम लगेगा, एफर्ट्स लगेगा, विच मीन्स द आउटकम विल बी ऑल्सो वेरी वेरी लिमिटेड। सो हार्ड वर्क हैज नो शॉर्टकट, एंड एट द सेम टाइम जो मेहनत करोगे उतना उसके रिजल्ट थोड़े से कंपैरेटिवली कम मिलेगा। नाउ यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग कि आपका आने वाला जो फेज होगा वो कैसे होगा, और इसीलिए जो डिसीजंस वगैरह भी लेना है वो थोड़ा कैलकुलेटेड होना चाहिए, अदरवाइज इट कैन गो रॉन्ग। जैसे 5 में हो सकता था 4 के कारण, और 6 में हो सकता था 4 के कारण, वो ना हो। इसीलिए यहाँ पर आपको पर्सनल ईयर 8 आपका टैक्स अपना काट के ही आपको वो रिजल्ट देगा। सो यू विल गेट एटलीस्ट नॉट मोर देन 50% रिजल्ट। 50% टैक्स वो अपना काट लेगा, फिर रिजल्ट देगा। और इसीलिए शनै शनै यानी कि स्लो एंड स्टेडीली रिजल्ट देता है, स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको वो रिजल्ट मिलेगा। सो दैट इज पर्सनल ईयर 8। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 9। अब पर्सनल ईयर 9 जो है, एक ऐसा टाइम आ गया है जिसको साइकिल कंप्लीट करने का उसके पास में पीरियड है वो। सो अल्टीमेटली अब वो साइकिल 1 से लेके 9 तक जो जर्नी चालू हुई है, अब वो कंप्लीट करेगा नंबर 9 के अंदर। और उसके बाद जो अगला पीरियड आएगा फिर से पर्सनल ईयर 1 का पीरियड आएगा, विच मीन्स कि 9 जो है इसको कहा गया है कंप्लीशन ईयर। कंप्लीशन ईयर। और 9 के अंदर हम, जैसे हमने 7 से प्लानिंग चालू किया, 8 में प्लानिंग किया, वेट करेंगे कि 9 जैसे खत्म होगा 1 में हम फिर से एग्जीक्यूशन करेंगे। और जैसे आप 1 में कोई प्लान करने लगोगे तो प्लानिंग तो अच्छी होगी, लेकिन आधा समय निकल जाएगा और एग्जीक्यूशन के लिए आपके पास में बहुत कम समय मिलेगा। इसीलिए जितना कुछ एग्जीक्यूशन से जुड़ा हुआ होता है वो हम पर्सनल ईयर 7 से ही स्टार्ट कर देते हैं, और एग्जीक्यूशन प्लानिंग 7 से स्टार्ट कर देते हैं, और एग्जीक्यूशन जो है वो हम पर्सनल ईयर 1 में आते ही स्टार्ट कर देते हैं। सो पर्सनल ईयर 9 इज अ ईयर व्हेन इट इज अ कंप्लीशन। अब इसको हम बोलते हैं अनप्रिडिक्टेबल ईयर ऑल्सो। अनप्रिडिक्टेबल ईयर, कभी अच्छा रिजल्ट भी देता है पर्सनल ईयर 9, कभी बुरा रिजल्ट भी देता है, इसीलिए इसको हम अनप्रिडिक्टेबल बोलते हैं। तो कभी आपको लगेगा कि आपका पर्सनल ईयर अच्छा रिजल्ट दे रहा है, कभी आपको लगेगा पर्सनल ईयर 9 आपको खराब रिजल्ट भी दे रहा है। इसीलिए इसको इसको बोलते हैं बिन पेंदे का लोटा, ये किसी भी तरफ घूम सकता है। इट इज लाइक अ पेंडुलम, इट कैन गो एनीवेज। बट अगेन जब ये 9 पर्सनल ईयर आ रहा है, विच मीन्स इट इज सेइंग इट इज अ कंप्लीशन, मतलब अब्यूजिव ईयर बोला जाता है इसको। इट इज अ ईयर ऑफ अब्यूजिवनेस, कंप्लीशन का ईयर है, फेस ऑफ का ईयर है, मंगल का पीरियड है। तो मंगल के पीरियड में क्या होता है, अमंगल चीजें हो सकती हो, जैसे कि कोई ना कोई फेस ऑफ, किसी का ट्रू कलर्स पता चल जाएगा, किसी का कोई ना कोई एक्सीडेंट हो जाना, रोड एक्सीडेंट हो जाना, कोई हेल्थ का प्रॉब्लम आ जाना, कोई हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ कनेक्शन आ जाना, कोई ऑपरेशन से जुड़ा हुआ कनेक्शन आ जाना, किसी प्रकार का कोई आग लग जाना, चोरी हो जाना, कोई, अब इट इज अ कंप्लीशन, सो समवेयर इट कैन लीड टू डेथ ऑल्सो, डेथ भी हो सकता है। सो अल्टीमेटली पर्सनल ईयर 9 जो है वो क्या कहता है कि यू कैन नॉट टेक एनी रिस्क। और ये पर्टिकुलर ईयर में अगर कोई रिस्क लेगा और मान लीजिए कोई उल्टा पड़ गया,
तो आपका अगेन पर्सनल ईयर 1 खराब हो जाएगा। ये कोई ट्रैप करने वाला पीरियड नहीं है, लेकिन ये दोनों तरफ घूमने वाला है, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी अच्छा कभी बुरा। इसीलिए हमने हमने आप देखोगे कि जब मैं आपको नेम न्यूमरोलॉजी सिखाऊंगा तो नंबर 9 का कोई लेटर नहीं है। 9 डज नॉट हैव अ लेटर। सो इसीलिए नंबर 9 को हमने सीधे सीधे डिस्कार्ड करके रखा है, ये सोचते हुए कि इट इज अ ईयर जहां पर हमें चीजों को थोड़ा सा मेलो डाउन होके चलना है। और ये ध्यान रखना है कि गाड़ी चलाते वक्त ध्यान से गाड़ी चलाएं। घर में सारे ताले वगैरह लॉक्ड हैं कि नहीं, क्योंकि चोरी होने के चांसेस होते हैं। रिलेशनशिप के बारे में भी पता चल जाता है। कई लोगों का ऐसा लगता है कि आप किसी को बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हो और वही पर्सन आपका दगाबाज निकल जाएगा। जिसके ऊपर आपने सबसे ज्यादा सपोर्ट किया वही आपका पैसा चुरा के लेके चला जाएगा। हस्बैंड और वाइफ के बीच में पता चला कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, वो बाहर आ जाएगा, अचानक से सामने दिख जाएंगे, अचानक से कोई बता देगा। सो ऑल दीज थिंग्स, सो फेस ऑफ, कोई भी किसी भी प्रकार का फेस ऑफ हो सकता है। और इसीलिए पर्सनल ईयर 9 इज अ ईयर ऑफ कंप्लीशन। और इस ईयर के अंदर हम कोशिश करते हैं किसी भी प्रकार का कोई नया काम, बिजनेस, जॉब, कोई भी चीज स्टार्ट ना करें। इट कैन लीड टू सम हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, रिलेशनशिप रिलेटेड इश्यूज। सो इट इज एन अनप्रिडिक्टेबल टाइम। कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी अच्छा रिजल्ट भी दे सकता है, बुरा भी दे सकता है। ये भी मिसगाइड करने की कोशिश करता है, कुछ गलत डिसीजंस करवाने की कोशिश करता है, कुछ गलत काम करवाने की कोशिश करता है। इसीलिए हमें थोड़ा सा ट्रैप नहीं होके चीजें धीरे धीरे सी ऑफ करना है। और अगर कोई बड़ा डिसीजन लेना भी है तो वो लास्ट क्वार्टर में, क्वार्टर 4 में जो आता है, क्वार्टर 4 यानी कि नवंबर दिसंबर के आसपास में आप छोटा छोटा स्टार्टअप कर सकते हो, छोटा छोटा स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि अब वो एग्जीक्यूशन का टाइम आपका पर्सनल ईयर 1 का ऑलरेडी आ चुका रहता है लास्ट क्वार्टर के अंदर। और इसीलिए धीरे धीरे आप स्लोली आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो फ्रॉम द लास्ट क्वार्टर। बट फर्स्ट 3 क्वार्टर्स में आपको जितना रिस्क होगा, उतना जितना अवॉइड रखोगे उतना अच्छा है। और इसीलिए नंबर 9 का भी किसी के साथ उतना जमता नहीं है। और वैसे भी 2 के साथ में रिलेशनशिप लेके कोई ना कोई ट्रस्ट रिलेटेड इशू, हेल्थ रिलेटेड इशू आ सकता है, स्ट्रगल रिलेटेड इशू हो सकता है ड्यू टू देयर रिलेशनशिप। 4 का भी वही, सर्जरीज, एक्सीडेंट, ऑपरेशन, ये ब्लड रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम। 7 का भी कोई ना कोई ट्रस्ट रिलेटेड इश्यूज हो सकता है। 9 का कोई ना कोई मैरिज, पार्टनरशिप रिलेटेड इश्यूज हो सकता है। अल्टीमेटली सबके साथ में थोड़ा सा ये केयरफुल होना जरूरी है। पर्सनल ईयर 9 जब भी आएगा, यू कैन नॉट अफोर्ड टू टेक एनी लॉसेस और एनी रिस्क, क्योंकि उसका रेपरकशन आपका सीधे पर्सनल ईयर 1 में आएगा। और पर्सनल ईयर 1 क्या है? पर्सनल ईयर 1 इज अ न्यू बिगिनिंग। सो आपकी बिगिनिंग जो खराब ना हो, तो पर्सनल ईयर 9 जो एंड है वो अच्छा जाना जरूरी है। इसीलिए यू हैव टू टेक कंप्लीट कैलकुलेटेड रिस्क एंड ओनली देन टेक एनी डिसीजन। तो इस तरह से पर्सनल ईयर 9 का जो टैग लाइन है वो ये है कि फेस ऑफ का पीरियड है। लोगों की सच्चाई और बुराई दोनों चीजें दिखाई दे देगी सामने, रियलिटी पर्सन की पता चल जाएगी, सामने आ जाएगी। एंड ऑफ रोड्स, यानी कि जब साइकिल कंप्लीट हो रहा है तो कोई बहुत ओल्ड एज का कोई पर्सन है, बूढ़ा है, कोई घर में बहुत ओल्ड एज में है, तो उसका कोई ना कोई मे बी डेथ हो जाए, कोई ना कोई एक्सीडेंट से कोई प्रॉब्लम आ जाए, किसी को एक्सीडेंट हो जाए, फायर हो जाए, लॉस कोई पकड़ कोई किसी प्रकार का हो जाए। सो इट इज हाईली अनप्रिडिक्टेबल, यानी कि अनकंसिस्टेंट ईयर है ये, कभी अच्छा कभी बुरा। इसीलिए इसको बोलते हैं ट्रैप पीरियड, मिसलीडिंग पीरियड। ऑडिट भी करता है आपको, एक तरह से चेक करता है आपको, आपकी इंटेंशंस को भी चेक करता है ये। सो लास्ट क्वार्टर में आने के बाद धीरे धीरे चीजें जो है वो इंप्रूव होती है, बेटर होती है। और इस तरह से ये साइकिल पूरा कंप्लीट होता है। और जब साइकिल कंप्लीट होता है तो फिर पर्सनल ईयर 1 वापस आता है और फिर वही जर्नी, वही साइकिल चलती है। सो मैंने आज एक्सप्लेनेशन किया, कल आगे का पार्ट में सिखाऊंगा। सो वी विल स्टॉप हियर। आई होप कोई ज्यादा मैंने ब्रेक नहीं दिया, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। बट इट वाज इंपॉर्टेंट दैट वी कंप्लीट दिस टॉपिक। सो हम यहीं पे रुकते हैं, कल हम फिर से नेक्स्ट पार्ट को कवर करेंगे। और उसके अंदर बहुत सारी चीजें अभी और भी बाकी है। सो डोंट कम इनटू एनी कंक्लूजन राइट नाउ। कंक्लूजन नहीं लेना है, इट इज जस्ट अ लर्निंग राइट नाउ। जस्ट अंडरस्टैंड, और इसके बीच में एक दो बार इसको गो थ्रू कर लीजिए, वीडियो को अंडरस्टैंड कर लीजिए। और मे बी समथिंग जो आपकी माइंड में चल रही थी वो मिस हो गया होगा, वो कवर अप कर लीजिए। देन जब हमारा नेक्स्ट सेशन कल का होगा, सो बाय नेक्स्ट 2-3 days आई थिंक विल बी कंप्लीटिंग दिस एंटायर सेशन। तो देन यू विल गेट द राइट clarity or understanding about the complete topic. So we'll stop here. Thank you very much. Take care. Keep learning. Happy learning. God bless you. And see you again tomorrow. Good night.